दोस्तों, क्या हो अगर वो सरप्राइज गिफ्ट जो आपने अपनी प्यारी पत्नी के लिए तैयार किया हो वही आपकी जिंदगी को तबाह करने वाले जहन्नुम का दरवाजा खोल दे। आज की कहानी एक आदमी की भयानक त्रासदी और एक ठंडे बदले की शुरुआत की है। उस रात बूंदाबांदी हो रही थी। घर के सामने वाली तंग गली इतनी सुनसान थी कि सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी गीली सड़क पर टिमटिमा रही थी, धुंधली यादों की तरह। मैं एक लंबे बिजनेस ट्रिप से 2 दिन पहले ही घर लौट आया था। मैं अपनी पत्नी प्रिया और हमारी बेटी रिया को एक सरप्राइज देना चाहता था। मैं मुस्कुराया, यह सोचकर कि प्रिया दरवाजा खोलते ही एक पल के लिए चौंकेगी और फिर मुझे देखकर खुशी से चिल्ला पड़ेगी। शादी के 10 साल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपने ही हाथों से अपने घर का दरवाजा खोलने से इतना डरूंगा। दरवाजा लॉक नहीं था। जब मैंने उसे थोड़ा धक्का दिया तो वह आसानी से खुल गया। लिविंग रूम से आती पीली रोशनी गर्मजोशी भरी लग रही थी, लेकिन घर के अंदर परफ्यूम की महक सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थी। यह एक ऐसी महक थी जिसे मैं तुरंत पहचान गया। यह प्रिया की नहीं थी। मैंने अपनी पत्नी का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों मेरा गला रुंध गया। बेडरूम से धीमी धीमी संगीत की आवाज आ रही थी, जिसके बाद किसी चीज के फर्श पर गिरने जैसी हल्की आवाज आई। मैंने अपना सूटकेस नीचे रखा, अपने तेजी से धड़कते दिल को काबू में किया और सावधानी से आगे बढ़ा। और ठीक उसी पल बेडरूम का दरवाजा जोर से खुला। वह प्रिया थी। उसके शरीर पर सिर्फ एक तौलिया लिपटा था। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिनसे पानी फर्श पर टपक रहा था। मुझे देखकर मेरी पत्नी वहीं जम सी गई। उसकी दोनों आंखें डर से फैल गईं। हवा भारी हो गई और समय जैसे रुक गया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, उसके पीछे से कुछ खलबली की आवाज आई। एक आदमी का साया तेजी से निकला, हाथ में अपनी शर्ट पकड़े हुए, और फिर बाथरूम के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। दरवाजा लॉक होने की आवाज आई, जिसके बाद पानी के असामान्य रूप से तेज चलने की आवाज आने लगी। मैं अभी भी वहीं मूर्ति की तरह खड़ा था। मेरे हाथ अभी भी सूटकेस के हैंडल पर कसकर जमे हुए थे। प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज बहुत भर्राई हुई थी। तुम कब आए? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा। फिर सोफे के पास गिरी एक चीज उठाई, एक काले रंग का लेदर का पर्स। उसके अंदर विक्रम सिंह नाम का एक एम्प्लॉय आईडी कार्ड था। हेड ऑफ अकाउंटिंग टीम साफा साफा छपा था। उस नाम ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। मैंने दरवाजे में लगी चाबी निकाली, उसे अपनी जेब में डाला और बेजान होकर सोफे पर बैठ गया। प्रिया एक कदम पीछे हटी, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। ये एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। एक कर्कश आवाज में जो मुझे अपनी ही नहीं लग रही थी, मैंने कहा, बाहर जाओ और अपने कपड़े पहनो। प्रिया तेजी से मुड़ी और मैंने बाथरूम के कसकर बंद दरवाजे की ओर तीखी नजर से देखा। अंदर से जानबूझकर चलाए गए पानी की आवाज अभी भी तेज थी। मेरे दिमाग में दर्जनों सवाल उठे, लेकिन सब एक खाली पन्ने में बदल गए। मुझे गुस्से से पागल हो जाना चाहिए था, उस दरवाजे को तोड़ देना चाहिए था और उसे बाहर घसीटना चाहिए था। लेकिन इस नंगी सच्चाई का सामना करने के बाद मेरा दिल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मैंने खुद से कहा, अगर मैं चिल्लाता भी हूं, हिंसा का इस्तेमाल करता हूं और उन्हें अभी बाहर निकाल देता हूं, तो यह घटना सिर्फ एक शर्मनाक धब्बा बनकर रह जाएगी। मैं चाहता था कि सच्चाई खामोशी में सामने आए, एक ऐसे तेज चाकू की तरह जो बिना खून की एक बूंद बहाए काट दे। कुछ देर बाद प्रिया नाइट गाउन पहने बाहर आई। उसके बाल अभी भी गीले थे, उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। मैंने रूखी आवाज में पूछा, अंदर कौन है? मेरी पत्नी चुप रही। मैंने जोर देकर कहा, अगर तुम नहीं भी बताओगी तो भी मुझे पता चल ही जाएगा। वह जमीन पर बैठ गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। गुस्सा मत करो, मैं बस एक पल के लिए कमजोर पड़ गई थी। वह सिर्फ बात करने आया था। मैं व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। बात करने? आधी रात को बाथरूम में बिना कपड़ों के? प्रिया ने बस सिर झुका लिया, कुछ कह नहीं सकी। मैं बाथरूम के दरवाजे तक गया और धीरे से खटखटाया, बाहर निकलो, मैं कुछ नहीं करूंगा। कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद दरवाजा थोड़ा खुला और एक आदमी अंदर से बाहर आया। उसके शरीर पर बस एक तौलिया लिपटा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे खून की एक बूंद भी ना हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, माफ कर दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, जाओ, इस घर से गायब हो जाओ, इससे पहले कि आज रात मेरा मन बदल जाए। उसने सिर हिलाया
और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी चप्पलों की घिसटने की आवाज बारिश की आवाज में मिल गई और धीरे धीरे दूर हो गई। प्रिया अपनी जगह पर बैठी रही, अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढके हुए। मैं उसकी ओर देखे बिना खिड़की के पास चला गया। बाहर की बारिश को देखते हुए एक तौलिए से अपने हाथ सुखाने लगा। इस तरह चुप मत रहो, कम से कम मुझे डांटो तो, मेरी पत्नी सिसकी। मैंने धीमी और दृढ़ आवाज में कहा, जरूरत नहीं है, अभी बात करने का समय नहीं है। यह सुनकर प्रिया और भी फूट फूट कर रोने लगी और हमारा घर, जो कभी गर्मजोशी से भरा था, उसके रोने की आवाज से टुकड़ों में बिखरता हुआ महसूस हुआ। मैं मुड़ा और आगे कहा, कमरे में जाओ और आराम करो, हम कल बात करेंगे, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। प्रिया ने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में वह चुप रही। उस रात मैं एक पल भी सो नहीं सका। मैं अपनी बेटी रिया के कमरे में गया और उसके सोते हुए चेहरे को देखा। उसका गोल चेहरा, उसके छोटे होंठ कसकर बंद थे। जब बड़ों की दुनिया ढह रही थी, यह बच्ची कुछ नहीं जानती थी और शांति से सो रही थी। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और खुद से वादा किया, मुझे शांत रहना होगा। अगर मैं तलाक कर लेता हूं तो रिया अपनी मां को खो देगी, अगर मैं माफ कर देता हूं तो मैं खुद से नफरत करूंगा। इन दो विकल्पों के बीच मुझे केवल एक ही रास्ता दिखाई दिया, चुपचाप देखना और उन्हें खुद को बर्बाद करने देना। मुझे हिंसा की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ सच्चाई की जरूरत थी। घड़ी की सुइयां नियमित रूप से टिक टिक कर रही थीं। बाहर बारिश रुक चुकी थी। अंधेरे में मुझे प्रिया के साथ हमारी पहली मुलाकात याद आ गई। वह लड़की जो हमेशा धीरे से मुस्कुराती थी और बात करते समय शर्म से अपना सिर झुका लेती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि वही वह महिला थी जो जीवन के अंत तक मेरा साथ देगी, लेकिन सिर्फ एक रात में वह सारा विश्वास ढह गया। मैं सुबह की पहली किरण तक वहीं बैठा रहा। मेरी आंखें चुभ रही थीं और सूख गई थीं। जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो मुझे साफ पता था कि मुझे क्या करना है। यह बदला लेने के लिए नहीं था, यह उस आदमी के बचे हुए आत्मसम्मान को बचाने के लिए था जिसने कभी अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा किया था। मैं अब और बात नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मुझे बस यह जानना था कि उन्होंने मुझे कैसे धोखा दिया है। मैं समय और सच्चाई को अपना काम करने दूंगा। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठी, मेरे लिए जबरदस्ती की मुस्कान के साथ चाय बनाई। मैंने उसे देखा और शांत आवाज में कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, शायद लंच के समय तक वापस आऊंगा। मेरी पत्नी ने सिर हिलाया, मेरी नजरों से बचते हुए। वह जरूर सोच रही होगी कि मेरा गुस्सा शांत हो गया है और कल रात की घटना एक सामान्य पति पत्नी के झगड़े की तरह बीत जाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी यह खामोशी ही असली आतंक की शुरुआत थी। मैंने सब कुछ सामान्य रूप से केस किया। रिया के लिए दूध बनाया, काम पर जा रही प्रिया के लिए दरवाजा खोला और उसकी कार को पीछे करने में मदद की। लेकिन जैसे ही सामने का दरवाजा बंद हुआ, मैं वापस लिविंग रूम में आया और अपनी जेब से एक सुपर छोटा जासूसी कैमरा निकाला। मैंने उसे बुकशेल्फ के कोने में लगा दिया, उस मेज की ओर जिसका मुंह था जहां वह आमतौर पर अपना फोन और बैग रखती थी। जब मैंने उसे चालू करने की कोशिश की तो एक छोटी सी रोशनी झपकी। मैं सोफे पर बैठ गया और एक गहरी सांस ली। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उमड़ पड़ा, दर्द, एक तेज सतर्कता और एक ही समय में क्रूरता का भाव। उस पल से मैं जानता था कि मैं कल वाला भोला भाला आदमी नहीं रहा। मैंने धीरे से खुद से कहा, अगर तुमने धोखा चुना है तो मैं सच्चाई चुनूंगा, और मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया। अगली सुबह हमारे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर आ रही थीं, जिससे चीनी मिट्टी के फर्श पर सुनहरी पतली लकीरें बन रही थीं। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा प्रिया के बेडरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसने हमेशा की तरह ऑफिस के कपड़े पहने हुए थे, अपने पीले चेहरे को छिपाने के लिए थोड़ी लिपस्टिक लगाई थी। मुझे चुपचाप बैठा देखकर वह थोड़ी चौंकी और फिर जबरदस्ती मुस्कुराई। तुम अभी तक गए नहीं? मैंने हल्के से सिर हिलाया। प्रोजेक्ट पर काम आज के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। मैं तुम्हारे और रिया के साथ नाश्ता करना चाहता था। वह घबराई हुई लग रही थी और मेरी नजरों से बच रही थी। चाय डालते समय उसके कांपते हाथों ने मेज पर कुछ बूंदें गिरा दी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हर हरकत को देखता रहा। जैसे कोई कुछ छिपा रहा हो, उसकी हर हरकत अप्राकृतिक लग रही थी। मेरी बेटी रिया दौड़ती हुई बाहर आई और अपने टेस्ट के नंबर दिखाए। प्रिया ने उसे ऐसे चूमा जैसे कुछ हुआ ही न हो।
उस दृश्य ने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया। दया और गुस्से की भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ीं। शायद इंसान सबसे आसानी से एक अच्छा इंसान होने का नाटक तब करता है जब वह अपने दिल में पाप छिपाए होता है। मैं चुप रहा और नाश्ता ऐसे ही बीत गया जैसे कल रात की घटना कभी हुई ही ना हो। रिया के स्कूल जाने के बाद मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं घर पर कुछ सामान ठीक करूंगा, तुम हमेशा की तरह काम पर जाओ। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल की हैरानी दिखी, फिर ऐसा लगा जैसे उसने राहत की सांस ली हो। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, कल की घटना सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं मुस्कुराया और सपाट लहजे में कहा, मुझे पता है। शायद यही वह मुस्कान थी जिसने उसे सुरक्षित महसूस कराया, लेकिन मेरे लिए यह उसकी सतर्कता को ढीला करने का सबसे अच्छा तरीका था। जब वह घर से निकली तो मैं दरवाजे पर खड़ा था, उसकी पीठ को देख रहा था जो लंबी गली के अंत में छोटी होती जा रही थी। शादी के समय मैंने उस महिला की जीवन भर रक्षा करने की कसम खाई थी। अब वह कसम एक कड़वे मजाक जैसी लग रही थी। मैं अंदर वापस आया, लैपटॉप चालू किया और उसे छिपे हुए कैमरे से जोड़ा। सब कुछ पूरी तरह से काम कर रहा था। लिविंग रूम के कोने से छोटा सा लेंस हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। हर बार जब वह बैठती, हर बार जब वह अपना फोन खोलती, सिस्टम स्वचालित रूप से सब कुछ हार्ड ड्राइव में सहेज लेता। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक धैर्यवान शिकारी ने जाल बिछाया हो और बस अपने शिकार के पास आने का इंतजार कर रहा हो। लंच के समय सामान्य दिखने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर गया, फिर सामान्य से जल्दी घर आ गया। शाम को जब प्रिया घर लौटी और मुझे अखबार पढ़ते देखा तो वह थोड़ी चौंकी। मैंने धीरे से पूछा, आज काम कैसा रहा? सब ठीक था? उसने एक झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमेशा की तरह ही था। इस वीकेंड मैं रिया को घुमाने ले जाने की सोच रही हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब दिया, जरूर, कहीं भी चल सकते हैं। उसने सिर हिलाया, फिर कमरे में गई, अपने जूते उतारे और अलमारी खोली। उसकी हर हरकत स्वाभाविक दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यही कोशिश थी जिससे मुझे पता चला कि वह डरी हुई है। रात को रिया के सो जाने के बाद प्रिया मेरे पास आई और धीरे से कहा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने उसे देखा, अभी भी धीमी आवाज में, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं भूला भी नहीं हूं। वह कुर्सी के बगल में बैठ गई, उसके आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे मत छोड़ना। मैंने सिर झुकाया, उसके कांपते हाथों को देखा। जो महिला कभी मेरी पत्नी थी अब एक ऐसे अपराधी की तरह लग रही थी जो अपने फैसले से डर रहा हो। मैंने पूछा, अगर यह किसी और की कहानी होती तो क्या तुम उसे माफ कर पाती? वह जवाब नहीं दे सकी, बस सिर झुकाए रोती रही। मैं रिया के कमरे की ओर खड़ा हो गया और धीरे से कहा, बस हम कल बात करेंगे। उस रात मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन सो नहीं सका। छत के कोने पर बारिश की बूंदों की आवाज दीवार घड़ी की टिक टिक के साथ मिल रही थी। मेरे मन में कई तस्वीरें घूम रही थीं। रिया की मुस्कान, प्रिया की डरी हुई आंखें और उस आदमी का पीला चेहरा, सब कुछ एक ठंडी हवा की तरह घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना शांत कैसे हो सकता हूं, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने यहां अपना आपा खो दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। मुझे ठंडा रहना था। सच्चाई को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे साफ साफ देख सके, और उसके लिए ठंडा दिमाग जरूरी है। अगली सुबह मैंने चुपके से कैमरे से डेटा की जांच की। स्क्रीन पर प्रिया लिविंग रूम की मेज पर बैठी थी, अपना फोन खोलकर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। चिंता मत करो, मेरे पति को कुछ भी शक नहीं है। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। हर शब्द एक सुई की तरह मुझे चुभ रहा था। मैंने वीडियो रोका और चुपचाप बैठ गया। मुझे लगा मेरा दिल भारी हो गया है। वह सही थी, मुझे शक नहीं था, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था। मैंने फोन खोला, उसकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले अनजान नंबर को सेव किया, फिर एक ट्रैकिंग प्रोग्राम चलाया। कुछ मिनटों के बाद विक्रम सिंह का नाम सामने आया। सब कुछ मेल खा रहा था। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और छत को घूरने लगा। सच्चाई कभी कभी इतनी आसानी से सामने आ जाती है कि वह लोगों को गुस्सा नहीं दिलाती, बस उन्हें खालीपन का एहसास कराती है। मैंने उसे बुलाकर बात करने के बारे में सोचा, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल दिया। अभी समय नहीं आया था। मैं चाहता था कि वे थोड़ा और आत्मविश्वासी हो जाएं, अपनी गलतियों को और बढ़ने दें। मैं विक्रम जैसे आदमियों को अच्छी तरह जानता था। प्रिया के बॉस के रूप में वह जानता था कि मीठी मीठी बातों से कैसे बहलाना है
और एक सम्मानित आदमी होने का नाटक करना है ताकि महिलाओं को विश्वास हो जाए कि उनसे प्यार किया जाता है। और प्रिया एक ऐसी महिला जिसका दिल कमजोर था और जो मीठी बातों से आसानी से पिघल जाती थी, उसके लिए इस जाल में फंसना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज धोखा नहीं था, बल्कि उसके बाद प्यार करने का नाटक करने का पाखंड था। शाम को प्रिया ने मुझे फोन किया और कहा कि ऑफिस में अचानक कोई काम आ गया है, इसलिए उसे ओवरटाइम करना होगा। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, ज्यादा देर मत करना वरना रिया जाग जाएगी। जैसे ही उसने फोन रखा, मैंने लैपटॉप खोला और कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच की। घर खाली था, वह वहां नहीं थी। मैंने कार चलाई और उसके ऑफिस के सामने रुक गया। ऑफिस की सारी लाइटें बंद थीं। लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद प्रिया बाहर आई। उसने एक बैग ले रखा था और एक कोट पहना था, लेकिन वह घर की दिशा में नहीं चली। वह बगल की गली की ओर गई जहां एक छोटा सा कैफे था। मैंने दूर से कार पार्क की और उसका पीछा किया। कार के अंदर से खुली खिड़की के माध्यम से मैंने उसे विक्रम से मिलते देखा। उन्होंने कुछ बात की, फिर उस आदमी ने अपना हाथ प्रिया के हाथ पर रखा। उसने अपना हाथ नहीं हटाया। कैफे के अंदर की रोशनी धीमी थी, लेकिन उसके होठों पर खिली मुस्कान देखने के लिए काफी थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कार को पीछे किया और वहां से चला गया। अगर कल रात पहला छुरा था, तो आज रात उसकी पुष्टि थी। मुझे अब छापा मारने की जरूरत नहीं थी। मुझे सबूत चाहिए थे और अब मेरे पास थे। घर पहुंचकर मैंने दराज खोली, विक्रम का पर्स निकाला और एक बार फिर उसके अंदर के आईडी कार्ड को देखा। वह नाम धोखे की मुहर की तरह साफ था। मैंने उसे एक लिफाफे में डाला और एक छोटी सी पंक्ति लिखी, तुम इसकी कीमत उस तरीके से चुकाओगे जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। उस रात मैं लगभग सुबह तक अपने स्टडी रूम में बैठा रहा। खिड़की के दरार से आती हवा त्वचा में चुभ रही थी। मैंने एक सिगरेट जलाई, एक आदत जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। सिगरेट का धुआं एक घेरा बनाकर ऊपर उठा और फिर गायब हो गया, जैसे यह शादी कभी खूबसूरत थी लेकिन अब सिर्फ उड़ती हुई राख बन गई थी। मैंने सोचा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वे खुद को बर्बाद कर लेंगे और मुझे बस यह देखना था। उस पल से मैं जानता था कि खामोशी का खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अगले कुछ दिनों तक मैंने ऐसे व्यवहार करने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अभी भी सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता और रात में एक परिवार के रूप में एक साथ रात का खाना खाता। प्रिया धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम करने लगी। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, लेकिन उसकी मुस्कान वापस आ गई थी। मैं जानता था कि यह वह समय है जब वह सोच रही थी कि उसने संकट को पार कर लिया है, लेकिन मैं धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ में सब कुछ बड़े करीने से व्यवस्थित था। वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ संदेशों की प्रतियां और एक योजना जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। मुझे उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि वे सुरक्षित हैं। इस तरह जब अंतिम प्रहार होगा तो उनके पास बचने का समय भी नहीं होगा। एक सुबह जैसे ही प्रिया घर से निकली, मैंने फिर से कैमरे की जांच की। स्क्रीन पर वह घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी, अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। फिर लिविंग रूम की मेज पर बैठकर फोन पर बात करने लगी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। चिंता मत करो, वह काम पर चला गया है। मैं झूठ बोल दूंगी कि इस वीकेंड एक बिजनेस ट्रिप है, हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा सकते हैं। मैंने वीडियो रोक दिया। मेरे हाथ ठंडे महसूस हुए। मैंने एक बार सोचा था कि शायद वह रुक जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार झूठ शुरू हो जाता है तो वह जारी रखने के बहाने ढूंढता रहता है। मैंने उस रिकॉर्डिंग को हार्ड ड्राइव में सहेजा, समय को चिह्नित किया और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। इस बिंदु पर मेरी भावना अब गुस्सा नहीं थी, बल्कि घृणा के साथ मिली एक शांति थी। शाम को मैंने उस पुराने ऑफिस का दौरा किया जहां प्रिया पहले काम करती थी। एक सुरक्षा गार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। राजेश साहब, बहुत दिनों बाद दिखे। प्रिया मैडम का करियर अब अच्छा चल रहा है, सुना है बॉस के साथ काफी बनती है। मैं हल्के से मुस्कुराया और पूछा, कौन से बॉस? भाई साहब, गार्ड ने जवाब दिया, वो विक्रम साहब, नई टीम के हेड। सब लोग जानते हैं कि वे हमेशा साथ में ही कहीं भी जाते हैं। मैंने सिर हिलाया, धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। मेरा दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, लेकिन हर धड़कन एक पत्थर की तरह भारी महसूस हो रही थी। एक सामान्य सुरक्षा गार्ड के शब्द इस पहेली के अंतिम टुकड़े बन गए।
शाम को मैं अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल के सामने इंतजार कर रहा था। रिया मेरी ओर दौड़ती हुई आई और चौड़ी मुस्कान के साथ, पापा, आज रात मम्मी एक गिफ्ट देने वाली हैं। कह रही थी कि उन्हें बोनस मिला है। मैंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, लेकिन मेरा दिल भारी महसूस हुआ। मैं रिया को बड़ों के झगड़े में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में योजना और भी स्पष्ट हो गई। मैं कोई हंगामा नहीं करूंगा या किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, लेकिन मैं उन्हें उनके किए गए कामों से सब कुछ खोने पर मजबूर कर दूंगा। उस रात मैंने नशे में होने का नाटक किया, सोफे पर लेट गया और अपनी आंखें बंद करने का नाटक किया। प्रिया गुजरी और मुझे चिंता से देखा। तुमने बहुत ज्यादा पी ली। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं भूलने के लिए पी रहा हूं। वह चुप हो गई और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और फिर तुरंत उठ गया। मैंने वह फोन लिया जो उसने तकिए के नीचे छिपाया था, उसे तेजी से कंप्यूटर से जोड़ा और संदेशों और कॉल हिस्ट्री को सिंक करने के लिए एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया। सब कुछ ही मिनटों में हो गया। काम पूरा होने के बाद मैंने उसका फोन वापस अपनी जगह पर रख दिया, फिर से लेट गया और एक लंबी सांस ली। मैंने कभी इतना शांत महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई तकनीकी काम कर रहा हूं जो मेरे लिए सामान्य हो। अगली सुबह से वो साम पाठ बाज देखिए जस्ट मैं आ था डेटा आना शुरू हो गया। उनके संदेश बहुत घने थे। हल्के फुल्के मजाक के बीच मुलाकातों के वादे और सस्ते कस्में थीं। मैंने हर पंक्ति पढ़ी, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। हर संदेश एक चाकू की तरह दिल में चुभ रहा था, लेकिन मुझे इसकी जरूरत थी। एक संदेश में विक्रम ने लिखा था, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा, मुझे थोड़ा और समय दो। प्रिया ने जवाब दिया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर राजेश को पता चल गया तो वह मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। विक्रम ने उसे शांत किया, वह एक भोला भाला आदमी है, ज्यादा से ज्यादा वह बस चला जाएगा। ऐसे आदमी को संभालना आसान है। मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि मेरे नाखून मांस में धंस गए। तो मेरी भोलापन ही था जिसने उन्हें मुझे कम आंकने पर मजबूर किया। शाम को मैंने विक्रम की कंपनी में काम करने वाले एक दोस्त को फोन किया, हालचाल पूछने का नाटक किया। दोस्त ने बताया कि विक्रम हाल ही में बहुत पैसा खर्च कर रहा है। उसने अभी अभी एक नई कार खरीदी है और उसे अक्सर एक महिला कर्मचारी के साथ देखा जाता है। मैंने शांति से पूछा, उस महिला कर्मचारी का नाम क्या है? मेरा दोस्त एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम प्रिया है, लेकिन लगता है कि वह शादीशुदा है। विक्रम सच में बहुत हिम्मती है। मैंने फोन रखा और धीरे से हंसा। यह दुनिया इतनी छोटी है और उनके पाप मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़े थे। उस रात प्रिया देर से घर लौटी। मैं लिविंग रूम में बैठा था। टीवी चल रहा था लेकिन कोई देख नहीं रहा था। वह मुझे अभी भी जागा हुआ देखकर चौंक गई। मैंने पूछा, इतनी देर रात कहां से आ रही हो? उसने तेजी से जवाब दिया, ऑफिस में अचानक एक मीटिंग थी। तुमने खाना खा लिया? घड़ी में लगभग 10 बज रहे थे। मैंने सिर हिलाया, अगर थक गई हो तो जल्दी सो जाओ। उसने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, सिर हिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने अपना फोन खोला और चुपके से उस आखिरी संदेश को कॉपी किया जो उसने अभी अभी भेजा था। जान, आज मैं अपने पति के हाथों लगभग पकड़ी ही गई थी। मेरा दिल तो जैसे बाहर ही आ गया था। विक्रम ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना, कोई बात नहीं, वह कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले हफ्ते हम नैनीताल चलेंगे। हाँ, मैंने उसे सेव किया और फोल्डर का नाम नैनीताल रखा। मैं जानता था कि एक दिन इस फोल्डर को सही व्यक्ति को दिखाने का समय आएगा। अगले दिन मैंने सभी रिकॉर्डिंग और वीडियो डेटा को एक छोटी सी USB में सहेजा, फिर उसे एक दराज में रखकर लॉक कर दिया। रात को प्रिया और मेरी बेटी के सो जाने के बाद मैं लिविंग रूम में अकेला बैठा था। घड़ी नियमित रूप से टिक टिक कर रही थी और घर की जानी पहचानी महक सिगरेट के घने धुएं में मिल गई थी। मैंने चारों ओर देखा, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमारी शादी के समय था। लकड़ी की मेज, दीवार पर शादी की तस्वीर, प्रिया द्वारा चुने गए नीले पर्दे, सब कुछ अभी भी था, लेकिन एहसास मर चुका था। मैंने सोचा कि जिस पति ने धोखे की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया हो, उसे हंगामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए था वह था न्याय। वे खुद को बर्बाद कर रहे थे और मैं बिना किसी धब्बे के बाहर निकल रहा था। सोने से पहले मैंने विक्रम के नंबर पर एक गुमनाम संदेश भेजा।
सिर्फ 2 पंक्तियां, अपना राज रखना चाहते हो? और उसके नीचे मैंने उसके पर्स और आईडी कार्ड की तस्वीर संलग्न कर दी। कुछ ही मिनटों में प्रिया के फोन की स्क्रीन जल उठी। वह फोन उठाने के लिए बालकनी की ओर भागी और उसकी धीमी और घबराई हुई आवाज सुनाई दी। शांत रहो, मैं संभाल लूंगी, दोबारा फोन मत करना। मैंने सोने का नाटक किया, चुपचाप लेटा रहा। उसके हर कदम की आवाज साफ सुन रहा था। जब वह कमरे में वापस आई तो मैंने उसकी ओर पीठ कर ली। मेरी आंखें चौड़ी खुली थीं और मेरे होंठ कसकर बंद थे। मैं जानता था कि इस पल से डर उन दोनों धोखेबाजों के बीच रेंगना शुरू कर देगा, और यही मैं चाहता था। सोने से पहले किल पूरा साधा था कि खरती में किल करने का। मैंने खुद से कहा, उन्हें तुम्हें एक भोला भाला आदमी समझने दो। जितना वे तुम्हें कम आंकेंगे उतनी ही ज्यादा दरारें दिखाई देंगी, और जब समय आएगा तो सिर्फ एक बटन दबाने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर की हवा की आवाज सुनकर मुझे लगा कि यह खामोशी का खेल सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। 3 दिन बाद सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिया काम पर जाती रही, संदेश भेजती रही और व्यस्त होने का नाटक करती रही। मैं एक चुपचाप पति बना रहा। सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता और रात में मैं घर आकर खाना बनाता और सफाई करता। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में जी रहे थे, जैसे 2 समानांतर रेखाएं। हमारे बीच की खामोशी ही एकमात्र सच्चाई थी, लेकिन मेरे दिमाग में हर कदम की गणना की जा चुकी थी। मैं जानता था कि यह खामोशी जितनी लंबी चलेगी वे उतना ही आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, और जितना ज्यादा उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा उतनी ही बार वे गलतियां करेंगे। मैं उस पल का शांति से इंतजार कर रहा था, जैसे एक मछुआरा चारा डालकर मछली के फंसने का इंतजार करता है। एक रात प्रिया ने कहा कि वह देर से आएगी क्योंकि उसे ओवरटाइम करना है, और मुझसे रिया को पहले सुलाने के लिए कहा। मैंने कुछ नहीं पूछा और बस सिर हिला दिया। जब घड़ी में 7:30 बजे मैंने घर छोड़ा और कार से एक छोटी सी सड़क पर गया जो उसके ऑफिस से लगभग 3 किमी दूर थी। मैंने कार की लाइटें बंद कर दी और अंधेरे में से देखने लगा। लगभग 8 बजे मैंने उसे ऑफिस के मुख्य गेट से बाहर आते और तेजी से एक गली के अंदर एक छोटे से होटल की ओर चलते देखा। कुछ देर बाद एक सिल्वर सेडान उसके सामने रुकी। विक्रम उतरा और उसके लिए दरवाजा खोला। उन्होंने एक दूसरे को देखा और साथ में अंदर चले गए। मैं चुपचाप बैठा रहा, स्टीयरिंग व्हील पकड़े। मेरे हाथ कस गए और मेरी गर्दन की नसें तेजी से धड़कने लगीं। मेरा एक हिस्सा तुरंत बाहर कूदना चाहता था, लेकिन दूसरे हिस्से ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। मुझे वे शब्द याद आए जो मैंने खुद से कहे थे, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। और आज रात मैं जानता था कि सबूत काफी हैं। मैंने अपना फोन निकाला, कुछ तस्वीरें लीं, फिर इंजन चालू किया और वहां से चला गया। अगली सुबह प्रिया बहुत थके हुए चेहरे और आंखों के नीचे काले घेरों के साथ घर लौटी। उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला। हेड ऑफिस से ऑडिट टीम आई थी, इसलिए मुझे 10 बजे के बाद तक काम करना पड़ा। मैंने बस सिर हिलाया। मैंने देखा। यह सुनकर वह चुप हो गई और उसकी आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन मैंने और कुछ नहीं समझाया। बस पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और फिर चला गया। उस दिन से मैंने उसे चिंता में छोड़ दिया, यह न जानते हुए कि मैं सच्चाई को किस हद तक जानता हूं। संदेह एक झूठे को अंदर से मार डालेगा। एक दोपहर जब मैं रिया को स्कूल से ले रहा था तो उसने खुशी से कहा, पापा, मम्मी ने कहा कि इस वीकेंड हमें नैनीताल ले जाएंगी। कह रही थी कि उनके ऑफिस के दोस्तों के साथ जा रही हैं। मैंने पूछा, कौन से दोस्त? बच्ची हिचकिचाई, हम, शायद वो अंकल जो अक्सर मम्मी को फोन करते हैं। मैंने अपनी बेटी का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा और हल्के से मुस्कुराया। ओह, शायद तुम्हारी मम्मी के दोस्त ही होंगे। लेकिन मेरे दिल में मैंने तय कर लिया था कि अगर वे समुद्र चुनते हैं तो वहीं मैं सब कुछ खत्म करूंगा। उस रात जब प्रिया नहा रही थी, मैंने उसका फोन खोला और तेजी से उसके संदेशों की जांच की। विक्रम के साथ आखिरी बातचीत ने मुझे अब और तकलीफ नहीं दी, बस मुझे व्यंग्यात्मक रूप से हंसाया। कमरा 2 रात 3 दिन के लिए बुक हो गया है। अपने पति से कह देना कि बिजनेस ट्रिप है। मैंने सब कुछ सेव किया, उसे अपने निजी ईमेल पर भेजा और फिर उसके निशान मिटा दिए। फिर मैंने उसी मंजिल के लिए ऑनलाइन 2 ट्रेन टिकट बुक किए। उनके जाने से 1 दिन पहले के लिए टिकट, छापा मारने के लिए नहीं बल्कि अंतिम मंच तैयार करने के लिए।
उनके जाने के दिन मैंने झूठ बोला कि मुझे शहर के बाहर एक प्रोजेक्ट साइट पर जाना है। प्रिया सामान्य से कहीं ज्यादा खुश दिख रही थी, ध्यान से मेकअप कर रही थी और करीने से अपना सूटकेस पैक कर रही थी। उसने हमारी बेटी को चूमा, कुछ बातें कहीं और फिर मेरी ओर मुड़ी। अपना ख्याल रखना, मैं बस 2 दिन के लिए जा रही हूं। मैंने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, मजे करना। सिर्फ 2 छोटे शब्द, लेकिन मुझे लगा कि वह थोड़ा कांप गई। वह जानती थी कि मेरे साथ कुछ अजीब है, लेकिन शायद यह नहीं जानती थी कि क्यों। जब उसे ले जाने वाली टैक्सी गली के कोने में गायब हो गई तो मैंने घड़ी देखी और फिर विपरीत दिशा में अपनी कार चलाई। अगली दोपहर मैं उनके गंतव्य पर पहुंच चुका था। ऑफ सीजन में हिल स्टेशन सुनसान था, लगभग कोई मेहमान नहीं था। मैंने उनके बुक किए गए रिजॉर्ट के सामने एक होटल में एक कमरा किराए पर लिया और एक रिसेप्शनिस्ट से मदद मांगी, जो एक कॉलेज छात्र जैसा लग रहा था। मैंने उससे कहा कि वह एक लिफाफा कमरा नंबर 302 में ठीक उनके चेक इन करते ही पहुंचा दे। उस लिफाफे में कुछ तस्वीरें थीं जो मैंने उस रात ली थीं जब वे होटल में मिले थे, संदेशों की प्रतियां और एक खाली कागज जिस पर लिखा था, मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद कि विश्वास की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। मैं नीचे के कैफे में बैठा, कांच की खिड़की के पीछे से उनके चेक इन को देख रहा था और कुछ मिनटों के बाद प्रिया बालकनी में दिखाई दी। कागज पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम उसके पीछे आया, लिफाफा लिया और चारों ओर देखने लगा। मैं जानता था कि वे भ्रमित थे। यही वह एहसास था, डर, भ्रम, दिशाहीनता, जो मेरी ओर से सजा थी। शाम को मैं समुद्र तट के किनारे टहल रहा था। हवा ठंडी थी और लहरें नियमित रूप से उठ रही थीं। मेरे दिमाग में अब उनकी कोई छवि नहीं थी, बस एक खालीपन महसूस हो रहा था। शायद दर्द शांति में बदल गया था। मुझे मारने या चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, नियंत्रण मेरे हाथ में था। मैं कमरे में वापस आया और अपना फोन चालू किया। प्रिया की कई मिस्ड कॉल थीं। मैंने नहीं उठाया, बस एक पंक्ति का संदेश भेजा, मुझे सब कुछ पता है, अच्छी तरह सोचो कि तुमने वहां क्या किया है। अगली सुबह मैंने होटल छोड़ा और जल्दी घर आ गया। रास्ते में मुझे एक दोस्त का संदेश मिला जो प्रिया विक्रम की कंपनी में काम करता था। उसने कहा कि किसी ने एचआर टीम को सबूत भेजे हैं। मैं हैरान नहीं हुआ, बस मुस्कुराया। सब कुछ मेरी गणना के अनुसार चल रहा था। मैंने उसे नहीं भेजा था। उनके दिलों में डर ही था जिसने उस राज्य को छिपाए नहीं रहने दिया। शायद ऑफिस में किसी ने उन्हें अक्सर साथ देखा और पहेली के टुकड़ों को जोड़ दिया। सच्चाई कभी चुप नहीं रहती, बस एक छोटी सी दरार से सब कुछ अपने आप ढह जाएगा। शाम को प्रिया ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। तुम कहां हो? मुझे माफ कर दो, क्या हम घर पर बात कर सकते हैं? एक हम दरमाली एक बात कराया। मैंने जवाब दिया, मैं घर पर हूं। 2 घंटे बाद वह वापस आई। उसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था, मात्रात्मक आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, मैंने सब कुछ खो दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैंने उसे ऊपर से देखा, बिना किसी सहानुभूति, बिना किसी नफरत के, बस ठंडक के साथ मैंने कहा, यह तुम्हारी अपनी करनी है, खुद ही भुगतो, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने मेरे पैर पकड़े और दहाड़ मारकर रोने लगी, तुम नहीं जानते। उसने मुझसे वादा किया और फिर भाग गया। अब मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है और सब जानते हैं। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। यही झूठ की कीमत है। मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद को सजा दे दी है। वह फर्श पर बैठ गई, आंसुओं के बिना रो रही थी। मैंने खड़े होकर उसे देखा और धीरे से कहा, यह मत सोचना कि मैं भोला हूं तो तुम कुछ भी कर सकती हो। आज से हमारा रिश्ता खत्म। उसके बाद मैं रिया के कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे के पीछे उसकी रोने की आवाज बारिश की बूंदों के साथ मिलती रही जो शुरू हो गई थी। मैं अपनी बेटी के बगल में बैठा, उसके बालों को सहलाया और धीरे से सांस छोड़ी। मेरे दिल में जीत की कोई खुशी नहीं थी, बस एक शांत थकान थी। मैंने उन्हें बेनकाब करने के लिए इतना लंबा इंतजार किया था और जब मैं सफल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी किसी को कीमत चुकाने पर मजबूर करने से कोई भी खुश नहीं होता। यह बस सब कुछ और भी खाली महसूस कराता है। लेकिन फिर भी सच्चाई सामने आ चुकी थी और आज से मैं कभी किसी को उस सीमा को पार नहीं करने दूंगा। उस टकराव के 2 दिन बाद घर में एक भयानक खामोशी छा गई। मेरी बेटी अभी भी स्कूल जाती थी
और हर शाम वह मुझे अपने दिन के बारे में चहकते हुए बताती थी। प्रिया उस दिन के जोरदार रोने के बाद से अपने कमरे में बंद रहती थी, अक्सर खाना छोड़ देती थी। मैंने अब और बात नहीं की या कुछ नहीं पूछा। कुछ बातें जितनी ज्यादा की जाएं, घाव उतना ही गहरा होता जाता है। मैंने बस उसके होश में आने का इंतजार किया ताकि वह सबसे शांत और ठंडे माहौल में वह सुन सके जो उसे सुनना जरूरी था। चौथे दिन शाम को मैंने एक संदेश भेजा, आज रात घर पर ही रहना, हमें एक आखिरी बात करनी है। उसने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। साथ में 2 जुड़े हुए हाथों का इमोजी था। मुझे परवाह नहीं थी कि वह किससे भीख मांग रही है। मैं बस सब कुछ सही तरीके से खत्म करना चाहता था। शाम को मैं जल्दी खरीदारी करने गया और कुछ साधारण व्यंजन बनाए। डाइनिंग टेबल पर अभी भी 3 कटोरे और 3 सेट चम्मच कांटे थे। मेरी बेटी ने अजीब माहौल महसूस किया और धीरे से पूछा, पापा मम्मी क्यों रो रही हैं? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और जबरदस्ती मुस्कुराया। बड़े लोग भी कभी कभी थक जाते हैं बेटा। मैंने रिया से अपने कमरे में जाने, अपना होमवर्क करने और दरवाजा कसकर बंद करने के लिए कहा। रिया के जाने के बाद मैंने मेज सजाई, थोड़ी वाइन डाली और एक गर्म माहौल के लिए एक छोटी मोमबत्ती जलाई। प्रिया बेडरूम से एक पुरानी ड्रेस पहने बाहर आई। उसका चेहरा पीला था। वह कुर्सी पर बैठ गई और मेरी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। हवा भारी महसूस हो रही थी। केवल कटोरे में चम्मच की धीमी खनक सुनाई दे रही थी। मैंने वाइन डाली और गिलास उसकी ओर बढ़ाया। पियो, खुद को शांत करो। उसने कांपते हाथों से गिलास उठाया। तुम क्या बात करना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, हम 2 ऐसे लोगों के रूप में बात करते हैं जो कभी पति पत्नी थे। मैंने लैपटॉप खोला जो मैंने पहले ही मेज पर तैयार कर रखा था और प्ले बटन दबाया। दीवार पर लगा टीवी स्क्रीन जल उठा जिसमें उन दोनों की कैफे में बैठे, हंसते, बात करते और हाथ पकड़े हुए की तस्वीरें दिखाई गईं। फिर दृश्य बदल गया जब वे होटल में घुसे। तस्वीरों ने हर दृश्य को साफ साफ कैद कर लिया था। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने हाथ से वाइन का गिलास गिरा दिया। लाल वाइन मेज पर खून के धब्बे की तरह फैल गई। मैं अभी भी चुपचाप बैठा रहा। शांत आवाज में कहा, मेरे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। सच्चाई को शब्दों की जरूरत नहीं होती। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुमने सच कहने के बजाय धोखा क्यों चुना? उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं डर गई थी। मैं बेवकूफ थी। तुम हमेशा ठंडे रहते थे और मुझे उपेक्षित महसूस होता था। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। क्या यह धोखा देने का कारण है? अगर शादी सिर्फ कुछ मीठे शब्दों से ही बचाई जा सकती है तो वह शादी रहने लायक नहीं है। मैंने अपनी जैकेट की जेब से दस्तावेजों का एक बंडल निकाला और उसके सामने रख दिया। यह घर और साझा संपत्ति को रिया के नाम पर स्थानांतरित करने का दस्तावेजा है। बस हस्ताक्षर कर दो। उसने हैरान भाव से अपना सिर उठाया। तुम सच में मुझे बाहर निकालना चाहते हो? मैंने उसे सीधे देखा और कहा, बाहर निकालना नहीं, मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं, लेकिन यह संपत्ति किसी झूठे की नहीं है। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसके आंसू दस्तावेजों पर गिर गए। मैंने आगे कहा, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी बेटी की शांति बनाए रखना चाहता हूं। हस्ताक्षर करो। समझो कि तुम वह लौटा रही हो जो तुमने कभी लिया था। उसने अपने होंठ तब तक काटे जब तक खून नहीं निकल आया। फिर कांपते हाथों से हस्ताक्षर किए। पेन का हर स्ट्रोक जैसे दिल में घाव कर रहा था। मैंने दस्तावेज लिए, उन्हें एक लिफाफे में डाला और धीरे से कहा, अब से हमारे बीच रिया के अलावा कोई बंधन नहीं है। तुम जब चाहो जा सकती हो। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। तुम मुझसे बहुत नफरत करते होगे? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे बस तुम पर दया आती है। वह सिसकी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने कभी तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैं बस उसके धोखे में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, एक भावनाहीन मुस्कान। कोई भी उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता जो धोखा नहीं खाना चाहता। तुमने कहा मैं भोला हूं, लेकिन भोले होने का मतलब अंधा होना नहीं है। वह घुटनों के बल बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं बदल जाऊंगी। मैंने अपना हाथ खींच लिया और खड़ा हो गया। अपने बचे हुए आत्मसम्मान को बनाए रखो। उन शब्दों ने कमरे की सारी आवाजों को चुप करा दिया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला और मेरे सामने विक्रम खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और आंखों में चिंता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राजेश साहब, मुझे माफ कर दीजिए मेरे आने का। मैंने उसे बीच में ही काट दिया।
तुम यहां क्यों आए हो? माफी मांगने या अपनी बची खुची इज्जत बचाने की कोशिश करने? वह एक कदम पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। मैंने सपाट आवाज में आगे कहा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे अधीनस्थों के साथ तुम्हारे दुर्व्यवहार और कार्यस्थल पर संबंधों के दुरुपयोग के सभी सबूत एचआर टीम और मेरी पत्नी तक पहुंच चुके हैं। वह अपनी जगह पर जम गया। प्रिया पीछे कांपती हुई खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उन दोनों को देखा और धीरे धीरे कहा, मैंने मारा नहीं या गाली नहीं दी, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों जीवन भर अपने कर्मों के परिणामों के साथ जियोगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं मुड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा दृढ़ता से बंद हो गया, पीछे से आने वाली सभी गुहारों की आवाजों को रोकते हुए। मैं मेज पर वापस आया, एक और गिलास वाइन डाली और उसे धीरे धीरे पिया। प्रिया अभी भी अपनी जगह पर खाली नजरों से बैठी थी। उसके हाथ अभी भी मेज पर थे, एक हवा जैसी हल्की आवाज के साथ। मैंने कहा, अब डांटने के लिए कुछ नहीं बचा है, जाओ। वह चिल्लाई, तुम पछताओगे। मैंने कभी तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैंने अभी भी शांति से जवाब दिया, इंसान केवल तब पछताता है जब वह कुछ कीमती खो देता है। मैं उस झूठ को कीमती नहीं मानता। वह खड़ी हो गई, सिसक सिसक कर रो रही थी। आखिरी बार घर के चारों ओर देखा और फिर चली गई। बंद होते दरवाजे की आवाज एक ताबूत के ढक्कन की तरह थी जो अतीत को दफना रहा था। मैं वहां बहुत देर तक रहा, वाइन के गिलास को घूरता रहा जो खाली होने लगा था। उस घर में सब कुछ वैसा ही था, आपको अतीत के खास्ते ही सब हरी बाती, लेकिन खाली महसूस हो रहा था। दीवार पर शादी की तस्वीर मोमबत्ती की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी और उस तस्वीर में हम दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई दरार ही ना हो। मैं उस तस्वीर को इतनी देर तक घूरता रहा कि मुझे एहसास हुआ कि मैं भी मुस्कुरा रहा था, एक दर्दनाक और थकी हुई मुस्कान। मैं खड़ा हुआ, सभी दस्तावेजों को एक दराज में डाला, उसे लॉक किया और फिर लाइट बंद कर दी। उस रात मैं छत के कोने पर सरसराती हवा की आवाज सुनते हुए लेटा रहा। एक हल्की राहत की भावना खालीपन के साथ आई। मैंने एक शादी को खत्म कर दिया था, लेकिन उसी समय मैंने अपने एक हिस्से को भी खत्म कर दिया था। धोखे में कोई जीत नहीं होती, केवल वे होते हैं जो जानते हैं कि क्रूर होने से पहले कब रुकना है। मैंने खुद से फुसफुसाया, बहुत हो गया। और कई दिनों में पहली बार मैंने अपनी आंखें बंद की और आंसुओं को अपने आप बहने दिया। अगली सुबह घर इतना शांत था जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर आ रही थीं। उस खाली कुर्सी पर रोशनी पड़ रही थी जहां प्रिया कभी डाइनिंग टेबल पर बैठती थी। अब वहां सिर्फ 2 प्लेटें थीं, एक बड़ी और एक छोटी। मेरी बेटी ने चारों ओर देखा और धीरे से पूछा, पापा, मम्मी कहाँ हैं? मैं एक पल के लिए चुप हो गया। कुछ सेकंड लगे इससे पहले कि मैं अंततः जवाब दे पाता। मम्मी कुछ दिनों के लिए नानी के घर गई हैं। बच्ची ने मासूमियत से सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं पूछा। मैंने उसके लिए एक और चम्मच दलिया डाला। उस छोटे से चेहरे को देखकर मेरा दिल दर्द से भर गया। किसी भी तरह मुझे रिया के इस विश्वास को बनाए रखना था कि उसकी प्यारी मां इस दुनिया से क्रूरतापूर्वक गायब नहीं हुई है। बड़ों की गलतियां एक बच्चे के बचपन को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगले कुछ दिनों तक मैं काम में और रिया की देखभाल में व्यस्त रहा, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था जो भर नहीं सकता था। रात को जब रिया सो जाती तो मैं लिविंग रूम में बैठता और घर के चारों ओर देखता। सब कुछ एक भयानक खामोशी से भरा हुआ महसूस होता था और उस विदाई की रात का वाइन का दाग अभी भी मेज पर था। मैंने उस सूखे हुए वाइन के दाग को छुआ। मेरे दिमाग में प्रिया की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बहुत नफरत करते होगे। मैंने सोचा था कि उसे बाहर निकालने के बाद मुझे राहत मिलेगी, लेकिन असल में मैं सिर्फ थका हुआ महसूस कर रहा था। जब कोई धोखा देता है तो सबसे दर्दनाक बात प्यार का खोना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर से विश्वास का उठ जाना होता है। मैंने कभी प्रिया पर पूरा भरोसा किया था और अब वह भरोसा खत्म हो गया था। एक ठंडी जगह छोड़ गया था जिसे कोई भी चीज नहीं भर सकती थी। एक दोपहर मुझे एक गुमनाम संदेश मिला, राजेश साहब, मुझे मेरे पति के असली स्वभाव से अवगत कराने के लिए धन्यवाद। नंबर अनजान था, लेकिन मैं तुरंत समझ गया कि यह विक्रम की पत्नी है। मैंने बस जवाब दिया, कोई बात नहीं, हर किसी को सच जानने का हक है। उस संदेश के कुछ दिनों बाद
मैंने सुना कि विक्रम को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया है और उसकी पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया है। प्रिया उसके दोस्तों के अनुसार दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर दी गई थी और उसके सहकर्मी उससे दूर रहते थे। कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। जो व्यक्ति कभी ऊंची एड़ी के जूते पहनकर गर्व से चलता था, अब गलियारे में सिर झुकाकर चलता था, लोगों की नजरों से बचता था। मैं हंसा नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हुई। सब कुछ एक प्राकृतिक न्याय के नियम की तरह हुआ। मैं जो चाहता था वह बदला नहीं था, बल्कि यह था कि वे अपने कर्मों का परिणाम खुद देखें। एक रात फोन बजा। वह प्रिया थी। मैंने अंततः जवाब बटन दबाने से पहले स्क्रीन को बहुत देर तक देखा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। जान, क्या मैं रिया से मिल सकती हूं? मैं चुप रहा। उसने आगे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं बस एक बार रिया का चेहरा देखना चाहती हूं। मैंने संक्षिप्त जवाब दिया। रिया सो गई है। फिर उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई। प्लीज मुझसे नफरत मत करो, मुझसे गलती हो गई। मैं उसके धोखे में आ गई थी और उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। कोई भी उस व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता जो धोखा नहीं खाना चाहता। तुम्हें अपनी पसंद की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके बाद मैंने फोन काट दिया। अंधेरे में मेरा दिल अभी भी दर्द कर रहा था। पसंद हो या ना हो, वह महिला कभी मेरे जीवन का हिस्सा थी। अगले दिन एक पैकेट आया। उस डिब्बे के अंदर वह घड़ी थी जो मैंने 10वीं शादी की सालगिरह पर तोहफे में दी थी। साथ में एक छोटा सा नोट था। मैं इसे रखने के लायक नहीं हूं। प्लीज मुझसे नफरत मत करो। मुझे सिर्फ एक बार रिया से मिलने दो। मैंने नोट पढ़ा और उसे मोड़ दिया। मैंने जवाब नहीं दिया या उसे वापस नहीं किया। मैं जानता था कि अगर मैंने उसे अभी मिलने दिया तो सब कुछ और भी जटिल हो जाएगा। मेरी बेटी उथल पुथल भरे दिनों को भूलने लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि अतीत उसे वापस उस कीचड़ भरे दलदल में घसीटे। 3 हफ्ते बीत गए। हर दिन तेज बारिश होती रही। एक रात जब मैं दस्तावेज पढ़ रहा था, फोन बजा। एक अनजान महिला की आवाज। क्या यह राजेश साहब से बात हो रही है? मैं होप हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम से एक नर्स हूं। प्रिया नाम की एक मरीज का सड़क हादसा हो गया है। उन्होंने आपका नंबर आपातकालीन संपर्क के रूप में छोड़ा है। मैं अपनी जगह पर जम गया और फोन गिरा दिया। एक पल में मेरे अंदर का सारा गुस्सा गायब हो गया। मैंने एक कोट पहना और रात में बारिश को चीरते हुए कार चलाई। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो कीटाणुनाशक की गंध और नम हवा ने मेरी नाक में चुभन पैदा की। बिस्तर पर प्रिया बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था, सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ खरोंचों से भरे थे। जब मैं पास पहुंचा तो एक डॉक्टर ने कहा वह एक मोटर बाइक से गिर गई थी। सौभाग्य से केवल छोटे और बहुत ज्यादा खून बहने के कारण बेहोशी है। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। राहत और दोहक की भावनाएं एक साथ आईं। मैंने धीरे से पूछा, क्या उसे होश आ गया है? नर्स ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही होश आ जाएगा। मैं बिस्तर के बगल में चुपचाप खड़ा रहा, उस महिला को देखता रहा जिसने मुझे इतना कष्ट दिया था। सफेद पट्टी के नीचे वह चेहरा बहुत नाजुक और छोटा लग रहा था। मैं गुस्सा होना चाहता था, मुड़कर चले जाना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ ने चादर का कोना ठीक किया और उसे थोड़ा और ऊपर उठा दिया। शायद नफरत और दया में बहुत कम अंतर होता है। मैं कमरे से बाहर निकला, प्रशासनिक विभाग में गया और इलाज का खर्च चुकाया। हस्ताक्षर करते समय मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि कोई जाने कि मैंने भुगतान किया है, इसलिए संबंध के कॉलम में मैंने सिर्फ परिचित लिखा। घर वापस जाते समय बारिश अभी भी तेज थी। कार की खिड़की पर पानी की बूंदों के पीछे स्ट्रीट लाइट की रोशनी धुंधली हो गई थी। मैंने खुद से पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद इसीलिए कि मैं कभी नहीं चाहता था कि वह मर जाए। मैं बस चाहता था कि वह यह महसूस करने के लिए जीवित रहे कि उसने जो खो दिया है उसकी क्या कीमत है। अगली सुबह फोन बजा। नर्स की आवाज, प्रिया मैडम को होश आ गया है। वह पूछ रही थीं कि उन्हें अस्पताल कौन लाया। मैंने कहा कि एक साहब थे जो सिर्फ बिल चुकाकर चले गए। मैं एक पल के लिए चुप हो गया और फिर कहा, धन्यवाद, प्लीज मेरा नाम मत बताना। फोन रखने के बाद मेरा दिल हल्का महसूस हुआ, जैसे मैंने अभी अभी एक बड़ा पत्थर नीचे रखा हो जिसे मैं बहुत समय से ढो रहा था। मैंने दरवाजा खोला और अपनी बेटी की पढ़ाई करते हुए उज्ज्वल मुस्कान देखी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस जीवन में खोई हुई चीजों से कहीं ज्यादा बचाने के लिए बहुत कुछ है। शाम को फिर से बारिश होने लगी।
मैं बरामदे के नीचे खड़ा होकर पानी की बूंदों की आवाज सुन रहा था। मेरे दिल में अब और गुस्सा या दया नहीं थी, बस एक तूफान से गुजरे हुए व्यक्ति की शांत खामोशी थी। मैं जानता था कि एक दिन प्रिया फिर आएगी, लेकिन जब हम फिर मिलेंगे तो मैं अब गुस्से से भरा आदमी नहीं रहूंगा। मैं उसे सिर्फ एक बात कहूंगा, माफी जरूरी है, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि मेरी अपनी शांति के लिए। लेकिन उस दिन मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं था। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया, एक कप गर्म चाय बनाई और छत पर बहती बारिश को देखने लगा, जैसे सारे पाप बारिश की बूंदों से धुल रहे हों। 3 दिन बाद प्रिया अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। यह खबर मुझे हमारे एक दोस्त के संदेश से मिली। प्रिया बाहर आ गई है, कह रही थी कि अब वह अपने पुराने ऑफिस के पास एक छोटे से कमरे में किराए पर रहती है। मैंने संदेश पढ़ा और बिना जवाब दिए फोन रख दिया। मैंने सोचा था कि मेरा दिल शांत हो गया है, लेकिन दिल के एक कोने में अभी भी थोड़ा दर्द था। शायद 10 साल की यादें आसानी से नहीं मिटती, चाहे हम उन्हें भूलने की कितनी भी कोशिश करें। उस रात मैं अपनी बेटी को होमवर्क करते देख रहा था। उसकी लिखावट बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, नरम और थोड़ी दाएं ओर झुकी हुई। मैंने अचानक सोचा कि बड़ों का धोखा एक बच्चे के दिल में मां के निशान को नहीं मिटा सकता, और मुझे इसे एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना होगा। मैं अपनी बेटी को अपनी मां को भूलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं उसे केवल यह सिखा सकता हूं कि प्यार का मतलब अंधापन नहीं है। एक दोपहर जब मैं अपनी छोटी वर्कशॉप में काम ठीक कर रहा था, तो पीछे से एक आवाज आई, राजेश जी। मैं मुड़ा और देखा कि प्रिया वहां खड़ी है। उसने एक छोटा सा बैग ले रखा था। उसका शरीर पतला था और उसका रूप रंगमैला था। वह हल्की सी मुस्कुराई और कांपती आवाज में कहा, मैं बस थोड़ी देर के लिए मिलना चाहती थी। मैंने जवाब नहीं दिया, मुड़कर अपना काम जारी रखा। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रही और फिर कहा, मुझे पता है मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मैं माफी मांगना चाहती हूं। और मुझे रिया की भी याद आती है। मैंने काम करना बंद कर दिया और उसे देखा। एक पल के लिए मेरे सामने खड़ी महिला कुछ महीने पहले की धोखेबाज नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी व्यक्ति लग रही थी जिसने सब कुछ खो दिया हो। रिया ठीक है, लेकिन वह तुमसे मिलने के लिए अभी तैयार नहीं है। जाओ, मैंने धीरे धीरे कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करते हो? मैंने जवाब दिया, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे बस तुम पर दया नहीं आती। वह बहुत देर तक चुप रही और फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे भरोसे और प्यार को खोने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं इसकी कीमत चुका रही हूं। हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलती हूं तो खालीपन महसूस होता है। मैं बस इसे थोड़ा सा चुकाना चाहती हूं। मैं मुड़ गया और कुछ नहीं सुनना चाहता था। जब वह वर्कशॉप से निकली तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने बारिश में उसकी भीगी हुई पीठ को देखा और मेरा दिल भारी महसूस हुआ। मैं अब गुस्सा नहीं था, लेकिन मैं सहानुभूति भी नहीं कर सकता था। कुछ घाव भले ही ठीक हो जाएं, ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो हर बार छूने पर दर्द करते हैं। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में उसके शब्द गूंजते रहे, मैं बस इसे थोड़ा सा चुकाना चाहती हूं। मैंने खुद से पूछा, क्या कोई सच में सब कुछ बिखर जाने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है? माफ करना आसान है, इसी कूस अगर तक मैं ऐसा होने लगा चाहिए। मैं कूस करना में पाप है कि काम तक की कुछ नजर, लेकिन भूलना नामुमकिन है। मुझे पति पत्नी के रूप में हमारी खुशहाल रातें याद आ गईं। वह अक्सर मेरे कंधे पर सिर रखकर फुसफुसाती थी, जान मुझे कभी मत छोड़ना। उस समय मैं बस मुस्कुरा देता था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस वादे को मैंने निभाया उसे वही व्यक्ति तोड़ देगा जिसने उसे कहा था। अब इसे याद करके बस एक ठंडा खालीपन महसूस होता है। अगली सुबह बात्र को दोषा कर रहे हैं कि अगली सुबह वहां दोषा कर रहे हैं। प्रिया का एक संदेश आया, मुझे बाहर न निकालने के लिए धन्यवाद। मैं वापस आने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं बस एक बार रिया से मिलना चाहती हूं। जब तुम्हें लगे कि सब ठीक है। मैंने संदेश पढ़ा और उसे डिलीट कर दिया। मैं जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे डर था कि सिर्फ एक जवाब, अतीत, मुझे एक जंजीर की तरह फिर से जकड़ लेगा। मुझे और मेरी बेटी को शांति की जरूरत थी, लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं जानता था कि एक दिन मेरी बेटी पूछेगी, पापा मम्मी घर क्यों नहीं आती? और मैं उस सवाल से हमेशा के लिए नहीं बच सकता। उस शाम जब मैं रिया को स्कूल से ले रहा था तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी।
उसने गर्व से चिल्लाया, पापा, मैंने हमारे परिवार की तस्वीर बनाई है। इसमें पापा, मैं और मम्मी हैं। मैंने उस साधारण तस्वीर को देखा, बस कुछ क्रेयॉन की लकीरें, लेकिन मेरा गला रुंध गया। मैंने पूछा, तुम्हें अभी भी मम्मी याद है? मेरी बेटी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। मैंने तो सपने में भी देखा कि मम्मी घर आईं और हमारे लिए खाना बनाया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और जबरदस्ती मुस्कुराया। मम्मी यह सुनकर बहुत खुश होंगी। उस रात मैंने बहुत सोचा। अंत में मैंने एक फैसला किया। अब समय आ गया था कि मेरी बेटी अपनी मां से मिले, कम से कम एक बार, ताकि उसकी मां की छवि उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब न हो जाए। अगले दिन मैंने प्रिया को एक संदेश भेजा, शनिवार शाम 4 बजे झील के पास वाले कैफे में तुम रिया से मिल सकती हो। उसने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करती हूं कि बस थोड़ी देर के लिए मिलूंगी। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल मेरी बेटी के लिए चिंता और मेरे खुद के पिघल जाने के डर के बीच मिला जुला था। वादे के दिन मैं रिया को कैफे ले गया। प्रिया पहले से ही वहां बैठी थी। उसने एक साफ सुथरी सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल करीने से बंधे थे और बिना मेकअप के उसका चेहरा बहुत भोला और नाजुक लग रहा था। जब रिया ने अपनी मां को देखा तो वह एक पल के लिए रुकी और फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया। मम्मी! उस पुकार ने कैफे में सभी की नजरें हमारी ओर खींच ली। प्रिया ने रिया को कांपते हाथों से गले लगाया। उसके आंसू उसकी बेटी के छोटे सिर पर गिर गए। मैं उनसे कुछ कदम दूर चुपचाप खड़ा रहा। रिया अपने स्कूल के बारे में चहक रही थी और पूछ रही थी कि उसकी मां इतने दिनों से घर क्यों नहीं आई। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, माफ करना बेटा, मम्मी को एक दूर जगह पर काम करना था, लेकिन मम्मी हमेशा रिया के बारे में सोचती थी। बच्ची ने मासूमियत से मुस्कुराया, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पता है मम्मी मुझसे प्यार करती हैं। मैंने उस दृश्य को देखा, मेरा सीना भारी महसूस हुआ। मेरे दिल का एक हिस्सा अभी भी उस महिला से नफरत करना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा नहीं कर सका किसी भी तरह। वह मेरी बेटी की मां थी। मुलाकात के अंत में उसने मेरी ओर देखा और सिर झुकाया। मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद। यह रिया के लिए है। मैंने सिर हिलाया। उसने अपने होंठ काटे। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम और रिया हमेशा शांति से रहोगे। उसके बाद वह चली गई। उसकी छोटी सी पीठ धीरे धीरे उज्जवल सड़क के अंत में गायब हो गई। शाम को रिया ने पूछा, पापा, क्या मम्मी फिर से हमारे साथ रहेंगी? मैंने धीरे से सिर हिलाया, नहीं बेटा, मम्मी की अपनी जिंदगी है, लेकिन मम्मी अभी भी तुमसे प्यार करती हैं। बच्ची ने सिर झुकाया और फिर फुसफुसाया, जब तक मुझे पता है कि मम्मी अभी भी मुझसे प्यार करती हैं, उतना ही काफी है। यह सुनकर मैं लगभग रो पड़ा, लेकिन मैंने बस अपनी बेटी को गले लगाया और धीरे से कहा, पापा भी तुमसे प्यार करते हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। उस रात मैं बालकनी में गया और दूर की रोशनी को देखने लगा। मेरे दिल में अब और नफरत नहीं थी, बस एक तूफान से गुजरे हुए व्यक्ति की शांति थी। मुझे एहसास हुआ कि माफी अतीत को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान को हल्का महसूस कराती है। मैंने खुद से कहा, अब कुछ भी नहीं खोया है। कम से कम मेरे पास अभी भी मेरी बेटी और दिल की शांति है। और कई महीनों में पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरा दिल सच में शांत है। मैंने सोचा था कि उस मुलाकात के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रिया मेरे और रिया के जीवन से गायब हो गई। कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं। समय बीतता गया, कैलेंडर बदल गया और जीवन धीरे धीरे शांत हो गया। मैंने काम पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी छोटी वर्कशॉप विकसित की और कुछ और मरम्मत के अनुबंध प्राप्त किए। हम दोनों का जीवन सरल लेकिन गर्मजोशी भरा था। हर रात रिया मेरे बगल में बैठती और मुझे अपने स्कूल के बारे में बताती, छोटी छोटी कहानियां जिन पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। शायद शांति कभी कभी एक खाली घर में सुनाई देने वाली एक बच्चे की हंसी से आती है। हालांकि सच्ची शांति बनाए रखना कभी आसान नहीं होता। एक दोपहर जब मैं काम कर रहा था, फोन बजा। एक अनजान नंबर। जब मैंने उठाया तो एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, क्या यह राजेश साहब हैं? मैं प्रिया की दोस्त हूं। प्रिया सड़क पर बेहोश हो गई और अब अस्पताल में है। मैं अपनी जगह पर जम गया, अपना काम फेंक दिया और तुरंत चला गया। मेरा सिर खाली था, बस एक ही विचार था, किसी भी तरह मैं अपनी बेटी की मां को सड़क पर अकेले मरने नहीं दे सकता। जब मैं पहुंचा तो अंधेरा होने लगा था। इमरजेंसी रूम में प्रिया बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। इमरजेंसी पर में देख की
उसका शरीर इतना पतला था कि लगभग पहचाना नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि वह थकान और निम्न रक्त शर्करा के कारण बेहोश हो गई थी। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। यह सुनकर मैं खाली महसूस कर रहा था। मैंने पूछा, वह इन दिनों क्या काम कर रही थी? नर्स ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि वह एक सड़क विक्रेता और एक रेस्तरां में पार्ट टाइम काम करती थी। मेरे पास शब्द नहीं थे, बस चुपचाप खड़ा रहा। जिस व्यक्ति ने कभी मुझे धोखा दिया था, अब वह सबसे दयनीय व्यक्ति की तरह जी रहा था। मुझे खुशी या दया महसूस नहीं हुई, बस एक खालीपन था जो मेरे सीने को भर रहा था। प्रिया को देर रात होश आया। मुझे देखकर उसकी आंखें फैल गईं और उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम यहां क्यों हो? मैंने जवाब दिया, मैं अस्पताल का बिल चुकाने आया हूं और चला जाऊंगा, अब और कुछ मत बोलो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। मैं तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं हूं, लेकिन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उसका हाथ छुड़ाया और मुड़ गया। आराम करो, जब ठीक हो जाओ तो अस्पताल से निकल जाना। मैं नहीं रुका, बस नर्स से उसकी देखभाल करने के लिए कहा, कुछ पैसे छोड़े और चुपचाप घर आ गया। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी झिलमिला रही थी। बारिश की बूंदें मेरे कपड़ों पर ठंडी महसूस हो रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों आया। शायद इसलिए कि कुछ यादें अभी भी थीं, या शायद सिर्फ इसलिए कि मुझे डर था कि मेरी बेटी यह खबर सुनेगी कि उसकी मां सड़क पर मर गई। 2 दिन बाद प्रिया अस्पताल से बाहर आ गई और मुझे एक संदेश मिला, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। उम्मीद है तुम और रिया हमेशा शांति से रहोगे। मैंने संदेश पढ़ा और उसे डिलीट कर दिया। मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत हमें अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक रात जब मैं अपनी बेटी के साथ रात का खाना खा रहा था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने खोला तो प्रिया वहां खड़ी थी। उसने एक सूटकेस ले रखा था। उसके कपड़े मैले थे, उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, इस तरह आने के लिए माफ करना, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज मुझे बस थोड़ी देर के लिए रिया से मिलने दो। मैंने उसे बहुत देर तक देखा। हवा उसके बिखरे बालों को उड़ा रही थी, उसके आंसू बह रहे थे। मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैंने रिया की चमकती आंखों को मेरे पीछे से देखते हुए देखा। मम्मी! बच्ची दौड़कर प्रिया को गले लगा लिया। चाहकर भी मैं चुप रहा। मां और बेटी को गले मिलते और रोते हुए देखता रहा। उस दृश्य में मेरा विवेक अभी भी मना करना चाहता था, लेकिन मेरा दिल पिघल गया। मैंने अंत में कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन रहने के बारे में मत सोचना। प्रिया लिविंग रूम में बैठ गई, परिचित घर को एक लालसा भरी नजर से देखते हुए। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे इस जगह की याद आती है, इसके हर कोने की। मैं सच में गलत थी। मैं सोचती रहती हूं, अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो हमारा परिवार आज भी पहले की तरह पूरा होता। मैंने जवाब दिया, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, बस रिया के बारे में सोचो। उसने सिर हिलाया, रिया को प्यार भरी नजरों से देखते हुए। बच्ची चहक रही थी और प्रिया अपने आंसुओं के बीच कभी कभी मुस्कुराती और ध्यान से सुनती। उस दृश्य ने मुझे तकलीफ दी, लेकिन मेरे दिल को हल्का भी महसूस कराया। रिया के सो जाने के बाद वह मेरे पास आई। मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मुझे रिया को फिर से देखने देने के लिए धन्यवाद। मैंने कहा, आराम करो, आज रात सो जाओ और कल सुबह चली जाना। उसने सिर झुकाया। ठीक है। आधी रात को जब मैं बालकनी में गया तो मैंने उसे रोशनी के नीचे बैठे रिया को गले लगाए देखा। उसकी नजर इतनी कोमल थी जैसे वह अतीत में एक मां हुआ करती थी। मैंने उसे चुपचाप बिना आवाज किए देखा। शायद कई सालों में पहली बार मैंने नफरत महसूस नहीं की। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठी, डाइनिंग टेबल साफ की और रिया के लिए दलिया बनाया। जब मैं बाहर आया तो वह हल्की सी मुस्कुराई। मैं आखिरी नाश्ता बनाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को चाव से खाते हुए देखता रहा और एक अजीब सी गर्मजोशी महसूस की। खाने के बाद वह रिया को दरवाजे से बाहर ले गई। उसके माथे पर हल्के से चूमा और रोने लगी। मम्मी जाती हैं, बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना और एक अच्छी बच्ची बनना। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मी मत जाओ। प्रिया मेरी ओर मुड़ी और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं परेशान नहीं करूंगी। मैं बस चाहती हूं कि रिया याद रखे कि उसकी मां अभी भी जिंदा है। वह मुड़ी और धीरे धीरे चली। छोटी सी गली से गुजरते हुए मैं बहुत देर तक उसे देखता रहा, जब तक कि उसकी सिलुएट पूरी तरह से गायब नहीं हो गई।
उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंड थी। तेज हवा चल रही थी और सूखे पत्ते उड़ रहे थे। मुझे अचानक मेरे सीने में जकड़न महसूस हुई। एक ऐसे व्यक्ति की भावना जो केवल आधा माफ करता है, अब और नफरत नहीं है, लेकिन अभी तक शांति भी नहीं मिली है। शाम को जब मैं रिया को सुला रहा था तो उसने पूछा, पापा क्या मम्मी फिर आएंगी? मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में कहा, मम्मी को दूर काम करना है बेटा, लेकिन मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। बच्ची ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं उसके बगल में बैठा उसे सोते हुए देखता रहा, लेकिन मैं खुद सो नहीं सका। बाहर हवा अभी भी गरज रही थी, एक लंबी और ठंडी आवाज पैदा कर रही थी मेरे दिल की गहराई में। मैं जानता था कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, उस महिला की छाया मेरे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। एक हिस्सा जो टूट गया था, लेकिन जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। मैंने फुसफुसाया, उम्मीद है तुम अच्छी तरह से जी रही हो। और इसके साथ मैंने अतीत का दरवाजा बंद करने का वादा किया और उसे फिर कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं जानता था कि कुछ दरवाजे बंद होने के बावजूद यादों की रोशनी के लिए एक दरार छोड़ देते हैं, किसी के दिल को पूरी तरह से शांत नहीं होने देते। प्रिया के जाने के एक हफ्ते बाद भी मैं अक्सर दिन में सपने देखता था। हर सुबह जब मैं आईने में देखता तो मैं अपनी थकी हुई और खाली आंखों का सामना करता, जैसे कोई जो एक बड़े तूफान से गुजरा हो, लेकिन अभी तक यह महसूस नहीं किया हो कि वह बच गया है। हम दोनों का जीवन चलता रहा। सुबह रिया को स्कूल छोड़ना, वर्कशॉप जाना, फिर शाम को साथ घर आना, खाना, टीवी देखना, हंसना। बाहर से यह शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं जानता था कि मैं अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं था। वह खालीपन एक नदी के बीच में एक नाव पर खड़े होने जैसा महसूस होता था। पानी शांत था, लेकिन दिल अभी भी अशांत था। एक शनिवार की दोपहर, रिया को ड्राइंग क्लास छोड़ने के बाद मैं एक परिचित छोटे कैफे में गया। मैंने सड़क की ओर देखने वाली खिड़की के पास एक सीट चुनी, वही जगह जहां मैं और प्रिया शादी से पहले कभी साथ बैठे थे। मेरी कॉफी ठंडी होने लगी थी, लेकिन मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। अचानक फोन बजा, एक अनजान नंबर, लेकिन सहज रूप से मेरा दिल धड़कने लगा। जब मैंने उठाया तो एक कोमल महिला की आवाज आई, क्या यह राजेश साहब हैं? मैं शहर के अस्पताल से एक डॉक्टर हूं। प्रिया नाम की एक मरीज हैं, वह आपसे मिलना चाहती हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर जवाब दिया, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। जब मैं अस्पताल पहुंचा, आपने पास चापने के लिए को टून है, तो गलियारा खाली और ठंडा था। कीटाणुनाशक की गंध एक लयबद्ध दिल की धड़कन की आवाज के साथ मिलकर मेरे दिल को भारी महसूस करा रही थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें धुंधली थीं और उसके हाथ में अभी भी एक आईवी लगी हुई थी। मुझे देखकर वह हल्की सी मुस्कुराई, तुम आ गए। मैं कुर्सी पर बैठ गया, उसे सीधे नहीं देखा और पूछा, अब क्या हुआ? उसने धीरे से जवाब दिया, शायद बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मेरा शरीर कमजोर हो गया और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ समय के लिए आराम करना होगा। मैंने एक सांस छोड़ी, तुमने किसी और को क्यों नहीं बुलाया? उसने छत को देखा और दुखी आवाज में कहा, मेरे पास बुलाने के लिए कोई और नहीं है। मैं चुप हो गया। एक लंबी और भारी खामोशी कमरे में छा गई। बाहर टिन की छत पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। कुछ देर बाद प्रिया ने धीरे से कहा, राजेश जी, मुझे पता है मैं तुम्हारे ध्यान के लायक नहीं हूं, लेकिन आने के लिए धन्यवाद। मुझे लगा था कि तुम मेरा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहोगे। मैंने जवाब दिया, मैं जिम्मेदारी के कारण आया हूं, भावनाओं के कारण नहीं। तुम रिया की मां हो, इसीलिए मैं अनजान होने का नाटक नहीं कर सकता। उसने सिर हिलाया और कमजोर रूप से मुस्कुराई। फिर भी तुमसे यह सुनना मेरे दिल को थोड़ा सुकून देता है। मैं दलिया और दवा खरीदने के लिए खड़ा हुआ। जब मैं वापस आया तो वह सो चुकी थी। उसके चेहरे को देखकर मैंने अब उस धोखेबाज महिला को नहीं देखा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो कभी अतीत का हिस्सा था, लेकिन अब केवल एक धुंधली छाया छोड़ गया था। मैंने दलिया का डिब्बा मेज पर रखा, प्रशासनिक विभाग में गया और सभी इलाज के खर्च का भुगतान किया। कैशियर ने पूछा, क्या आप अपना नाम छोड़ना चाहेंगे? मैंने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है। अस्पताल से बाहर निकलते समय बारिश रुक चुकी थी और शाम की धूप गर्म महसूस हो रही थी। मैंने आसमान को देखा, मेरा दिल थोड़ा शांत महसूस हुआ। अगले दिन वर्कशॉप में एक संदेश आया, तुम्हारी मदद के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे पता है कि अस्पताल का बिल तुमने चुकाया था,
मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन उम्मीद है तुम हमेशा शांति से रहोगे। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस रात मैंने दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली। कई साल पहले हमारी तीनों की एक छुट्टी की तस्वीर। उस समय प्रिया उज्जवल रूप से मुस्कुरा रही थी और मैंने रिया को गोद में उठाया हुआ था। उस समय की खुशी इतनी सरल थी कि उसे अब फिर से देखना दूर और दर्दनाक महसूस होता था। मैंने तस्वीर वापस डाल दी और दराज बंद कर दी, जैसे एक याद का दरवाजा बंद कर दिया हो। एक हफ्ते बाद मैं सुबह के बाजार में संयोग से प्रिया से मिला। वह फूल बेच रही थी। बाजार के एक कोने में बैठी परिचित हाथ की हरकतों के साथ वह फूलों का गुलदस्ता बना रही थी। उसके कपड़े कंधे पर मैले थे, उसके हाथ फूलों के रस से गंदे थे, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी कोमल थी। उसने मुझे थोड़ा हैरान होकर देखा और फिर खड़ी होकर अभिवादन किया। राजेश जी। मैंने सिर हिलाया और पूछा, तुम यहां काम करती हो? वह मुस्कुराई। हाँ, कुछ समय पहले ही शुरू किया है। एक परिचित दीदी ने दया की और मुझे साथ में बेचने की इजाजत दी। मैंने उसे देखा, कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। उसने आगे कहा, मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। मैं बस उम्मीद करती हूं कि तुम अब और नाराज नहीं हो। मैंने जवाब दिया, मैं नाराज नहीं हूं। नाराज होने का क्या फायदा? अच्छी तरह से जियो। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें नम हो गईं। धन्यवाद। मैं मुड़कर चला गया, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नजरें मेरे पीछे पीछे आ रही थीं। उस रात मैंने बहुत सोचा। मुझे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति तभी सच में शांत हो सकता है जब वह उन चीजों को छोड़ दे जिन्होंने उसे कभी चोट पहुंचाई थी। मैं अब और नहीं चाहता था कि प्रिया पीड़ित हो और मैं उसे खुद को नीचा दिखाते हुए भी नहीं देखना चाहता था। सजा काफी थी और अब इसे अच्छाई के साथ खत्म करने का समय था। अगले दिन मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया और उस फूल की दुकान की ओर गया जहां वह काम करती थी। वह मुझे देखकर हैरान लग रही थी। मैंने कहा, मैं बस गुजर रहा था और रिया के लिए कुछ फूल खरीदना चाहता था। वह सावधानी से मुस्कुराई, फूल लपेटे और फिर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया। मैं यह तुम्हें भेजने वाली थी। यह हमारे घर के पास के प्राथमिक विद्यालय में नौकरी की रिक्ति की घोषणा है। उन्हें एक लाइब्रेरियन की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम इसे जमा करने में मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कागज लिया, उसकी तिरछी और परिचित लिखावट को देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा। जब मैं गया तो मैंने पीछे से उसकी धीमी पुकार सुनी, धन्यवाद। घर वापस जाते समय मुझे अचानक मेरा दिल बहुत हल्का महसूस हुआ। शायद मेरे दिल की गहराई में मैंने उसे माफ कर दिया था। इसलिए नहीं कि वह इसके लायक थी, बल्कि इसलिए कि मैं अब और अंधेरी यादों में नहीं जीना चाहता था। शाम को मैंने प्रिया द्वारा बेचे गए फूलों का गुलदस्ता डाइनिंग टेबल के बीच में एक फूलदान में रखा। रिया ने उसे देखा और चिल्लाई, पापा, फूल बहुत सुंदर हैं। मैं मुस्कुराया, तुम्हारी मम्मी ने इन्हें बेचा है। बच्ची ने मुझे देखा और उज्जवल रूप से मुस्कुराई। इसका मतलब है कि मम्मी को अभी भी मैं याद हूं, है ना पापा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी मम्मी को अभी भी याद है। उस रात मैं बालकनी में बैठा हवा में हिलते फूलों को देख रहा था। कई महीनों में पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरा दिल सच में शांत है। माफी अतीत को नहीं मिटाती, लेकिन आगे का रास्ता कम भारी महसूस कराती है। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, हवा की आवाज सुनी और खुद से कहा, सब कुछ बीत गया राजेश। बदला लेने से तुम और भी ज्यादा पीड़ित होगे। और उस समय मैं जानता था कि मेरे दिल का तूफान सच में शांत हो गया है। प्रिया की नौकरी का आवेदन जमा करने के बाद मैं उससे 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक नहीं मिला। सब कुछ अपने सामान्य लय में वापस आ गया। सुबह जल्दी उठना, रिया को स्कूल छोड़ना, फिर शाम तक वर्कशॉप में काम करना। हालांकि मेरे दिल में एक नई हल्की भावना घर कर गई थी। एक धुएं जैसी हल्की भावना, न तो बदला नहीं दया, बस थोड़ी सहानुभूति के साथ मिली एक शांति थी। मैंने सोचा कि हर गिरा हुआ व्यक्ति उठने का एक मौका चाहता है और मैं यह विश्वास करना चाहता था कि प्रिया उठने के लिए काफी मजबूत है। एक दोपहर जब मैं आंगन में एक लोहे के फ्रेम को वेल्डिंग कर रहा था तो एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक परिचित लेकिन सतर्क महिला की आवाज आई, राजेश जी, फोन करने के लिए माफ करना, मुझे नौकरी मिल गई है। स्कूल ने मुझे 1 महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा है। मैं बस धन्यवाद कहना चाहती थी। मैंने अपना औजार नीचे रखा, पसीना पोंछा और जवाब दिया, बहुत अच्छा। अच्छी तरह से काम करना,
किसी और को तुम पर दया करने का मौका मत देना। उसकी आवाज कांप गई। हाँ, मैं करूंगी। मैं सही तरीके से जीने के अलावा और कुछ नहीं चाहती। मैंने और कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। लेकिन जब मैंने अपना सिर उठाया तो शाम का आसमान सामान्य से ज्यादा उज्जवल लग रहा था। शायद कभी कभी छोटी छोटी अच्छाई दोनों पक्षों के लिए एक नई खिड़की खोल सकती है। अगले कुछ दिनों तक शाम का आसमान छोटी छोटी खोल सकती है। अगले कुछ दिनों तक प्रिया ने अपना वादा निभाया। कोई फोन या संदेश नहीं, बस कभी कभी रिया बताती, पापा आज स्कूल में एक टीचर ने मेरी लिखावट की तारीफा की, कहा कि यह बहुत अच्छी है। उनका नाम प्रिया मैडम है, बिल्कुल मम्मी जैसा। हाँ, मैं धीरे से मुस्कुराया और कहा, शायद बस नाम एक जैसा होगा, लेकिन मेरे दिल में मैं जानता था कि वह कौन है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को बहुत जल्दी पता चले। मुझे डर था कि जो घाव अभी तक नहीं भरे हैं वे फिर से खुल जाएंगे। फिर भी अपनी बेटी को यह कहते हुए सुनना कि वह उसकी मां जैसी है, मेरे दिल के एक कोने में थोड़ी गर्मजोशी थी। एक शनिवार की दोपहर मैंने रिया को स्कूल से जल्दी ले लिया और तभी मैंने उसे देखा। प्रिया स्कूल के आंगन में खड़ी थी, किताबों का एक ढेर पकड़े हुए। उसने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, कोई शब्द नहीं, लेकिन हमारे बीच एक मौन समझ थी। रिया उसकी ओर दौड़ी। प्रिया मैडम। प्रिया घुटनों के बल बैठ गई, मेरी बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, रिया एक होशियार बच्ची है। हाँ, अपने पापा के साथ घर जाओ। वह दृश्य इतना सामान्य था, लेकिन मेरे लिए यह असाधारण महसूस हुआ। जब हम घर जा रहे थे तो रिया ने कहा, प्रिया मैडम बहुत अच्छी हैं पापा। वह कहानियां सुनाना और किताबें उधार देना पसंद करती हैं। मुझे वह टीचर बहुत पसंद है। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे दिल में एक अवर्णनीय भावना बढ़ रही थी। शायद किस्मत ने हमें फिर से शुरू करने का मौका नहीं दिया, लेकिन हमें एक दूसरे को शांति से देखने का मौका दिया। बिना किसी बदले के मैंने दीवार पर लटकी परिवार की तस्वीर को देखा। मुझे एहसास हुआ कि अतीत की वह मुस्कान अब मुझे तकलीफ नहीं देती। वह बस एक याद का टुकड़ा बन गई थी। एक रविवार की सुबह प्रिया ने एक संदेश भेजा, क्या मैं रिया से मिल सकती हूं? मैं बस उसे पार्क ले जाना चाहती हूं। अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। मैंने बहुत सोचा और फिर सहमत हो गया। जब मैंने रिया को बताया तो उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? पापा, मैं मम्मी के साथ जा रही हूं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बस घूमने के लिए। बच्ची ने चौड़ी मुस्कान दी और मेरी गर्दन को गले लगा लिया। और कई महीनों में पहली बार उस हंसी ने पूरे घर को भर दिया। उस दोपहर पार्क में भीड़ थी, बच्चे दौड़ रहे थे और सुनहरी धूप घास पर लंबी फैली हुई थी। प्रिया एक बेंच पर बैठी थी, कुछ स्नैक्स लेकर। रिया खाते हुए चहक रही थी और हम बस चुपचाप सुन रहे थे। कभी कभी मेरी नजरें उसकी नजरों से मिलती, फिर वह फिर से सिर झुका लेती। मैंने न तो नजरें चुराई और न ही मुंह फेरा, बस एक पुराने परिचित की तरह शांत रहा। जब रिया खेलने के लिए दौड़ी तो उसने धीरे से कहा, मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं वापस आने की उम्मीद नहीं करती, मैं बस रिया के थोड़ा और करीब रहना चाहती हूं। मैंने जवाब दिया, मुझे पता है, मैं तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि रिया की वजह से सहमत हुआ। रिया को एक मां की जरूरत है, भले ही दूर से। उसने सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने उन्हें जल्दी से पोंछ लिया ताकि मैं न देखूं। घर वापस जाते समय रिया मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उसके होठों पर अभी भी एक मुस्कान थी। मैंने बगल में देखा, प्रिया समानांतर चल रही थी। उसके दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके बालों पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी कोमल लग रहा था। अब पहले की तरह पीड़ित रूप नहीं था। सड़क के तिराहे पर वह रुकी और धीरे से कहा, मैं इस तरफ जाती हूं। इस खुशहाल दोपहर के लिए धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया, ध्यान रखना। वह मुस्कुराई, सिर झुकाया और मुड़ गई। इस बार मैंने उसकी पीठ को बिना किसी भारीपन के देखा, बस जो खो गया था उसके लिए थोड़े से अफसोस के साथ। उस रात मैं देर तक जागा रहा। खिड़की से आती हवा की आवाज ने मुझे उस रात की याद दिला दी जब मैंने पहली बार उस धोखे का पता लगाया था। एक घुटन का एहसास और एक भारी दिल। अब वह याद अभी भी थी, लेकिन वह अब मुझे तकलीफ नहीं देती थी। मुझे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति तभी सच में बढ़ता है जब वह अपनी पीड़ा को बिना बदला लेने की कोशिश किए देख सकता है। दूसरों को माफ करना वास्तव में खुद को माफ करने का एक तरीका है। मैंने खुद से कहा, प्रिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं
बल्कि इसीलिए माफ किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये जिसकार अगले दिन जब मैं रिया को स्कूल छोड़ रहा था तो मैंने प्रिया को आंगन में पौधों को पानी देते देखा। उसने अपना सिर उठाया, हल्की सी मुस्कुराई और अभिवादन किया। मैंने सिर हिलाया और रिया को अंदर ले गया। वह मुस्कान हवा की तरह हल्की थी, अब और कोई बोझ या दूरी नहीं थी। शायद यही वह शांति थी जिसकी मैं बहुत समय से तलाश कर रहा था। जीवन किसी को भी शुरू से फिर से लिखने का मौका नहीं देता, लेकिन इसे एक अलग, नरम और अधिक शांतिपूर्ण तरीके से आगे लिखा जा सकता है। मैं जानता था कि मेरे और उसके बीच सब कुछ सच में खत्म हो गया है। हम अब पति पत्नी नहीं थे, लेकिन हम दो ऐसे लोग हो सकते थे जिनकी अभी भी एक समानता थी, हमारी बेटी के लिए प्यार, और शायद उतना ही काफी था। समय चुपचाप बहता रहा, उन यादों के टुकड़ों को अपने साथ ले गया जिन्होंने कभी मेरे दिल को भारी कर दिया था। बारिश का मौसम फिर से आया और छत पर पहली बूंदों ने मुझे कई पुरानी यादों की याद दिला दी। अब मेरे और रिया का जीवन धीरे धीरे एक नई राह पर चल पड़ा था। रिया मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से बड़ी हो रही थी। अब वह अपना कमरा खुद साफ कर सकती थी, खाना पकाने में मेरी मदद कर सकती थी, और कभी कभी जब मैं काम से घर आता तो एक कप गर्म चाय बना देती थी। इस घर में एक महिला का स्पर्श नहीं था, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा महसूस होता था। शायद कितना भी गहरा घाव हो, अगर उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो वह भर सकता है। मैंने धीरे धीरे पीछे देखे बिना जीना सीख लिया। हालांकि कभी कभी धुंधले सपनों में अतीत की उस महिला की आकृति दिखाई देती थी। एक सुबह जब मैं वर्कशॉप में एक मशीन ठीक कर रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह प्रिया थी। उसने साफ सुथरे काम के कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल छोटे कटे हुए थे। उसका चेहरा पतला था लेकिन उज्जवल लग रहा था। वह हल्की सी मुस्कुराई, सुप्रभात, अचानक आने के लिए माफ करना। मैंने अपना हाथ साफ किया और उसे देखा। मेरी आवाज शांत थी, कोई बात नहीं, क्या बात है? उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे स्कूल में स्थायी रूप से नौकरी मिल गई है। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आज मैं धन्यवाद कहना और यह दस्तावेज सौंपना चाहती थी। उसने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और मुझे दे दिया। जब मैंने खोला तो उसके अंदर बच्चे की कस्टडी सौंपने का एक सहमति पत्र था। इसमें कहा गया था कि वह बच्चे के सभी अधिकार उसके पिता राजेश को सौंपने के लिए सहमत है। नीचे उसके हस्ताक्षर थे। मैंने उसे हैरानी से देखा। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है रिया तुम्हारे साथ बेहतर रहेगी और मैं अब उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। मैं बस उससे कभी कभी मिलने की इजाजत मांगती हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। मैं बहुत देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरा इरादा कभी भी तुमसे रिया को छीनने का नहीं था। हम दोनों रिया के माता पिता हैं। उसने सिर हिलाया। लेकिन रिया तुम्हारे साथ रहने की आदी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि उसकी भावनाएं बढ़ जाएं। मैं उसे अब और परेशान नहीं करना चाहती। उसकी आवाज रुंध गई। मैंने दस्तावेज को वापस लिफाफे में मोड़ा। अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं इसका सम्मान करूंगा, लेकिन याद रखना, रिया को एक मां की जरूरत है, थोड़ी या बहुत। वह हल्की सी मुस्कुराई। मुझे पता है, और तुम सबसे अच्छे पिता हो जिन्हें मैं कभी जानती थी। यह सुनकर मैं एक पल के लिए चुप हो गया। मेरे दिल में एक अजीब लेकिन परिचित भावना घर कर गई। मैंने जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया और कहा, समझदार होने के लिए धन्यवाद। ओह हाँ, जाने से पहले प्रिया ने कहा, राजेश जी, मैं आखिरी बार माफी मांगना चाहती हूं। अतीत की गलतियों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इतने लंबे समय तक अपना दिल बंद रखने के लिए मजबूर करने के लिए। प्लीज मेरे दिल को शांत रहने दो। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, बस एक तूफान से गुजरे हुए व्यक्ति की शांति थी। मैंने जवाब दिया, मैं अब नाराज नहीं हूं। हो सके तो स्वस्थ और अच्छी तरह से जियो। उसने सिर झुकाया और मुस्कुराई, एक मुस्कान जो सच में सच्ची थी। कई सालों में पहली बार उस मुस्कान ने मुझे तकलीफ नहीं दी। उस रात मैंने रिया को बताया कि उसकी मां एक स्थायी कर्मचारी बन गई है। बच्ची खुशी से चिल्लाई, इसका मतलब है कि मम्मी अब हमारे पास हैं, है ना पापा? मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, वह कभी कभी मिलने आएंगी। बच्ची ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। पापा? लगता है पापा और मम्मी अब एक दूसरे के साथ बेहतर हैं। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बस मुस्कुराया। मेरे दिल में एक अवर्णनीय भावना बढ़ रही थी। बच्चे हमेशा सब कुछ सरलता से देखते हैं और कभी कभी वही सरलता होती है जिसे बड़े लोग कितनी भी कोशिश करें नहीं ढूंढ पाते। कुछ हफ्तों बाद प्रिया रिया से मिलने आई।
इस बार पहले की तरह कोई अजीब सी हिचकिचाहट नहीं थी। हमने साथ में रात का खाना खाया। किसी ने भी अतीत का जिक्र नहीं किया। वह स्कूल के बारे में बताती, मैं वर्कशॉप के बारे में, और रिया मासूमियत से बीच बीच में बोलती, जिससे हम दोनों हंस पड़ते। उस हंसी के बीच मुझे अचानक मेरा दिल एक पंख की तरह हल्का महसूस हुआ। इतने सारे तूफानों से गुजरने के बाद सामान्य रूप से एक साथ बैठकर खाना, शायद यह भी एक तरह की खुशी थी। जब मैं उसे दरवाजे से बाहर छोड़ रहा था तो प्रिया रुकी, मुझे देखा और धीरे धीरे कहा, मुझे पता है हम पहले की तरह वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं। तुमने मुझे उदारता का मतलब सिखाया है। शायद मुझे यह सब कुछ खोने के बाद ही समझ आया। मैंने जवाब दिया, हम सभी को अपने अपने सबक सीखने पड़ते हैं, बस चुकाने की कीमत अलग अलग होती है। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके होठों पर अभी भी एक मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, एक सच्ची धन्यवाद, फिर मुड़ी और चली गई। मैंने उसकी पीठ को बिना किसी भारीपन के देखा, बस एक शांत सहानुभूति के साथ। उस रात मैं बालकनी में बैठा था, छत के ऊपर चांद की हल्की रोशनी देख रहा था। मुझे वह तूफानी समय याद आया जब मुझे अपना गुस्सा रोकना पड़ता था, प्रिया की डरी हुई नजरें, और वे रातें जब मैं अकेले चुपचाप पीता था। अब सब कुछ एक बीते हुए सपने जैसा लग रहा था। मैंने खुद से पूछा, अगर उस दिन मैं गुस्से से पागल हो जाता और सब कुछ नष्ट कर देता, तो आज मेरे पास पछतावे के अलावा क्या बचता? शायद उस समय की शांति ने ही मुझे और मेरी बेटी को बचाया था। जीवन को कभी कभी बदले की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानने की बुद्धिमानी होती है कि कब रुकना है। लगभग 1 महीने बाद प्रिया रिया के स्कूल के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगी। मैं अभी भी कभी कभी उसे रुकते और वर्कशॉप से गुजरते समय अभिवादन करते हुए देखता था। वह हमेशा धीरे से मुस्कुराती, सिर झुकाती और फिर गुजर जाती। मैं जानता था कि वह अब सच में एक अलग जीवन जी रही है, शांत, दिखावा रहित, बिना पहले की तरह की विलासिता और व्यस्तता के। शायद कोई व्यक्ति तभी सच में बढ़ता है जब वह खो देता है जिसे वह शाश्वत मानता था। मैंने वर्कशॉप का दरवाजा बंद किया और कुर्सी पर झुक गया। घर के आंगन को देखते हुए मेरी बेटी धूप में हंसते हुए दौड़ रही थी। मैं मुस्कुराया। मेरा दिल शांत था। मैंने वह सब पार कर लिया था जो असंभव लग रहा था, और अब मैं बस अपना बाकी जीवन हल्केपन से जीना चाहता था। जीवन को पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, बस शांतिपूर्ण होना ही काफी है। मैंने नीले आसमान को देखा और फुसफुसाया, सब कुछ के लिए धन्यवाद। माफी वास्तव में खुद पर वापस आने का सबसे छोटा रास्ता है। उस पल से जब भी बारिश होती, मेरा दिल अब और भारी महसूस नहीं होता। बारिश बस बारिश थी, अब और कुछ याद नहीं दिलाती थी। और मैं जानता था कि जीवन की धीमी धारा में कुछ घावों को मिटाने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें एक पुराने, हमेशा के लिए बंद अध्याय में अंतिम बिंदु की तरह सो जाने देना काफी है। समय चुपचाप बहता रहा। रिया अब 12 साल की थी। उसकी लंबाई मेरे कंधे से ऊपर निकल गई थी। लंबे बालों और सुबह की धूप जैसी उज्जवल मुस्कान के साथ मेरे बाल सफेद होने लगे थे, और समय के साथ आंखों के कोनों में झुर्रियां गहरी हो गई थीं। हम दोनों का जीवन अभी भी सरल था। सुबह और शाम रिया को स्कूल छोड़ना, रात में अकेले खाना, फिर बरामदे में बैठकर रेडियो सुनना। कभी कभी प्रिया रिया के लिए कुछ कहानियों की किताबें या अपने बनाए हुए छोटे केक का एक डिब्बा लेकर आती। मेरे और उसके बीच अब और कोई सतर्क नजर नहीं थी, बस 2 ऐसे लोगों की शांति थी जो कभी साथ में एक तूफान से गुजरे थे। शायद जब किसी का दिल काफी शांत हो जाता है तो अतीत भी गहरी नींद सोना सीख जाता है। एक शनिवार की दोपहर प्रिया सामान्य से जल्दी आई। उसने एक हल्की नीली ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल करीने से बंधे थे, एक दूर के अतीत की महिला की तरह सुंदर लग रही थी। मैं बाल ठीक कर रहा था। उसने मेज पर एक केक का पैकेट रखा और धीरे से कहा, मैं रिया के लिए केक लाई हूं। कह रही थी कि उसे मेरे बनाए हुए बेक्ड केक पसंद हैं। मैंने अपना सिर उठाया और हल्की सी मुस्कुराया। धन्यवाद। वह तो जो भी खाती है हमेशा अच्छा ही कहती है। वह मुस्कुराई। लेकिन जब सच्ची तारीफ मिलती है तो अच्छा लगता है ना? हमारे बीच एक आरामदायक खामोशी थी, पहले की तरह भारी नहीं। वह सीढ़ियों पर बैठी आंगन में फूलों को पानी दे रही रिया को कोमल नजरों से देख रही थी। कुछ देर बाद प्रिया मेरी ओर मुड़ी और अपनी आवाज धीमी की। राजेश जी,
लगता है मैं कुछ समय के लिए दूर जा रही हूँ। स्कूल ने मुझे 6 महीने के लिए दूसरे शहर में एक स्टडी टूर पर भेजा है। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। तो रिया का क्या? उसने हल्की सांस छोड़ी। मैंने इसके बारे में सोच लिया है। रिया तुम्हारे साथ ज्यादा स्थिर रहेगी। मैं बस जाने से पहले उसे बताना चाहती थी। मैंने उसे देखा। शाम की धूप उसके पतले लेकिन चमकदार चेहरे पर पड़ रही थी। वह अब कुछ साल पहले वाली नाजुक महिला नहीं थी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, रिया को भी यह जानना चाहिए कि तुम हमेशा उसके बारे में सोचती हो। रात के खाने के बाद प्रिया ने रिया को बुलाया और धीरे से कहा, मम्मी को कुछ समय के लिए एक दूर जगह पर पढ़ने जाना है, लेकिन मम्मी वादा करती हैं कि हर हफ्ते फोन करेंगी। रिया की आंखें फैल गईं। मम्मी दूर जा रही हैं। उसने सिर हिलाया और रिया को गले लगा लिया। हाँ बेटा, मम्मी इसलिए जा रही हैं ताकि वह और ज्यादा सीख सकें और एक बेहतर इंसान बन सकें। जब मम्मी वापस आएंगी तो हम फिर से पहले की तरह घूमने चलेंगे। बच्ची ने सिर हिलाया और अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। मम्मी जल्दी वापस आना। हाँ, उस दृश्य ने मेरा गला रूंध दिया। मैंने मां और बेटी को देखा, एक साथ दुखी और गर्मजोशी महसूस की। जब मैं उसे दरवाजे से बाहर छोड़ रहा था तो प्रिया मुड़ी और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं भाग नहीं रही हूं, बल्कि एक नया जीवन जीना सीख रही हूं। मुझे फिर से शुरू करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैंने जवाब दिया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम खुद उठी हो, यह अच्छा है। वह मुस्कुराई, पहले से ज्यादा उज्जवल। फिर भी मैं तुम्हारी आभारी हूं। फिर वह मुड़ी और चली गई। उसकी छोटी सी पीठ पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मिल गई। मैं उसे देखता रहा जब तक वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। फिर घर वापस आया। रिया इंतजार कर रही थी और पूछा, पापा, मम्मी दूर चली गई, क्या वह वापस आएंगी? मैंने धीरे से जवाब दिया, बिल्कुल, तुम्हारी मम्मी बस पढ़ने गई हैं। बड़ों को भी सीखना पड़ता है ताकि वे बेहतर बन सकें। बच्ची मुस्कुराई और फिर अपना होमवर्क करने बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि उस बच्ची की मुस्कान मेरे दिल को इतना सुकून देगी। अगले कुछ महीनों तक मैंने सच में शांतिपूर्ण दिन बिताए। हर वीकेंड प्रिया रिया को फोन करती। उसकी आवाज हमेशा खुशमिजाज होती। रिया स्कूल और दोस्तों के बारे में चहकती। मैं अक्सर उस बातचीत को दूर से सुनते हुए मुस्कुराता। एक दिन फोन खत्म होने के बाद रिया मेरी ओर दौड़कर आई और धीमी आवाज में कहा, पापा, मम्मी ने कहा कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वह पापा और मुझे खाना खिलाएंगी। मैं हल्की सी मुस्कुराया। वाह, तो फिर पापा को अभी से पेट खाली रखना होगा। हाँ, बच्ची हंसी और मेरी गर्दन को गले लगा लिया। उसकी चमकती आंखों में जैसे हमारा अपना एक छोटा सा आसमान था। समय तेजी से बीत गया। उस साल की गर्मियों में प्रिया अपने काम से वापस आ गई। उसने एक छोटे से संदेश के माध्यम से बताया, मैं वापस आ गई हूं। रिया का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैंने बस जवाब दिया, कोई बात नहीं, वापस आने के बाद आराम करो। कुछ दिनों बाद वह आई। उसका रूप रंग बिल्कुल अलग था, आत्मविश्वासी, कोमल। उसकी नजर उज्जवल और शांत थी। उसने कहा, मुझे स्कूल की लाइब्रेरी का हेड बना दिया गया है। मैं रिया के लिए एक छोटा सा तोहफा देना चाहती हूं। उसने अपना बैग खोला और एक भूरे रंग के कवर वाली एक नोटबुक निकाली। उसके अंदर लिखावट और तस्वीरें थीं। मैंने अपनी कहानी फिर से लिखी, सफाई देने के लिए नहीं, बल्कि ताकि रिया समझ सके कि हर कोई गलती कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है फिर से उठने का साहस। मैंने बिना कुछ कहे किताब ली और कुछ पन्ने खोले। परिचित लिखावट के बीच हमारी तीनों की कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। रात को रिया के सो जाने के बाद मैंने किताब पढ़ी। एक सच्ची आवाज के साथ उसने लिखा था, उस दिन जब तुम्हारे पापा ने दरवाजा खोला और मुझे सिर्फ एक तौलिए में देखा, उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया था। मैंने सोचा था कि तुम्हें छोड़कर मैं ज्यादा हल्केपन से जीऊंगी, लेकिन असल में मैंने खुद को खो दिया था। शायद जीवन भर मैं तुम्हारे धैर्य का बदला नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन मैं आभारी हूं कि तुमने मुझे नष्ट नहीं किया जैसा मैंने सोचा था। अगर एक दिन रिया इसे पढ़ती है तो मम्मी बस तुम्हें यह बताना चाहती हैं कि प्यार में कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब लोग सच्चाई को भूल जाते हैं। मैंने किताब पढ़ना खत्म किया और बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। बाहर रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, फूलों की हल्की महक ला रही थी। मेरे दिल में अब और कोई बदला नहीं बचा था, बस दया थी। मैंने किताब वापस रख दी और रिया के कमरे में गया। बच्ची गहरी नींद में शांतिपूर्ण चेहरे के साथ सो रही थी। मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, पापा, बस उम्मीद करते हैं कि तुम एक ऐसी इंसान बनो जो प्यार करना जानती हो और जो सही है उसे बनाए रखना जानती हो।
फिर मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद की रोशनी छत को रोशन कर रही थी, मेरे अंदर के सभी यादों के टुकड़ों को साफ कर रही थी। दर्द, गुस्सा और माफी सब अब शांत हो गए थे, जैसे शांत समुद्र में लहरें। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने सबसे अंधेरे दिनों को पार कर लिया है, हल्केपन से जीना सीख लिया है और यह जान लिया है कि माफी कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। उस रात मैं सोया नहीं, बस चुपचाप झींगुरों की आवाज सुनता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी शांति फैल गई। मैं जानता था कि कल जब सूरज उगेगा तो सब कुछ अलग होगा। मैं अब एक धोखा खाया हुआ आदमी नहीं था, बल्कि एक पिता और कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने छोड़ना सीख लिया था। और मेरे दिल की गहराई में कहीं एक ऐसा दांत आंसू। मुझे विश्वास था कि प्रिया ने भी अपनी गलतियों के बीच कांपते हाथों से अपना जीवन फिर से शुरू कर लिया है। जीवन वास्तव में घुमावदार है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि बहुत देर होने से पहले कब मुड़ना है। कुछ साल बाद मेरे और रिया के जीवन में बहुत बदलाव आया। रिया अब एक हाई स्कूल की छात्रा थी। उसकी लंबाई मेरे कंधे से बहुत ऊपर निकल गई थी। उसका स्वभाव परिपक्व और ध्यान रखने वाला था। वह होशियार, दयालु थी और अभी भी पहले की तरह एक उज्जवल मुस्कान थी। हर सुबह वह स्कूल की तैयारी करने से पहले मेरे लिए एक कप कॉफी बनाने के लिए जल्दी उठती। मेरे बाल बहुत सफेद हो गए थे, मेरे हाथ सालों के काम से खुरदरे हो गए थे, लेकिन मेरा दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शांत था। मेरे जीवन के सभी तूफान अब केवल यादें बन गए थे। कभी कभी यह सर्दियों की शुरुआत में हवा की तरह गुजरता, थोड़ी सी ठंडक छोड़ जाता, लेकिन अब मेरे दिल को चोट पहुंचाने की ताकत नहीं थी। प्रिया अभी भी रिया के स्कूल में काम करती थी, मेरे जीवन में दखल न देने का अपना वादा निभा रही थी। बस कभी कभी रिया से मिलने आती या उसकी शैक्षणिक प्रगति के बारे में संदेश भेजती। हर बार जब वह आती तो हम पुराने दोस्तों की तरह बात करते। हमारे बीच अब और कोई बदला या फिर से शुरू करने की इच्छा नहीं थी। हम प्यार और नफरत की सीमा को पार कर चुके थे, बस सम्मान और धन्यवाद का भाव बचा था। एक बार जब मैं उसे बाहर छोड़ रहा था तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे हो जाएंगे, लेकिन शायद सब कुछ किसी कारण से होता है। वह शांति से मुस्कुराई। अगर उस दिन तुमने मुझे माफ नहीं किया होता तो शायद आज की मैं नहीं होती। एक सच्ची धन्यवाद। मैंने बस सिर हिलाया। दूसरों को माफ करना वास्तव में खुद को बचाने का एक तरीका है, और मैं यह किसी और से बेहतर जानता था। एक शरद ऋतु की दोपहर, रिया के स्कूल ने माता पिता के लिए एक प्रशंसा समारोह आयोजित किया। मैं जल्दी आया और सबसे पीछे की पंक्ति में बैठ गया। मंच को देखते हुए मेरी बेटी ने एक सफेद वर्दी पहन रखी थी, छात्रों के बीच खड़ी थी और एक साफ और ऊंची आवाज में कह रही थी, मैं अपने पिता को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे दृढ़ता के बारे में सिखाया और मुझे यह समझाया कि माफी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। मैंने अपना सिर उठाया और अपनी बेटी की आंखों को देखा, जो मेरी ओर देख रही थीं, पानी की तरह चमक रही थीं। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी सहा और पार किया है उसका एक मतलब था, क्योंकि मेरी बेटी उस शांति में बड़ी हुई थी जिसे मैंने सालों तक बनाए रखा था। समारोह खत्म होने के बाद प्रिया पास आई और एक छोटा सा कार्ड दिया। रिया ने यह तुम्हारे लिए लिखा है, उसने यह मुझे सौंपा था। जब मैंने कार्ड खोला तो कुछ पंक्तियों की लिखावट ने मेरी आंखों में पानी ला दिया। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। पापा के बिना मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है। पापा मेरे हीरो हैं। मैंने कार्ड मोड़ा, उसे अपनी जेब में डाला और कुछ कह नहीं सका। प्रिया ने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराई। देखा, वह बड़ी हो गई है, वह सब कुछ समझती है। मैंने बस सिर हिलाया। एक शांत खुशी की भावना ने मेरे दिल को भर दिया। उस शाम घर वापस जाते समय पीछे बैठी रिया ने मेरी कमर को गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, पापा, मम्मी ने कहा कि उन्होंने कभी पापा को बहुत दुखी किया था। क्या पापा अभी भी मम्मी से नफरत करते हैं? मैं मुस्कुराया। नहीं बेटा, पापा ने बहुत पहले ही उनसे नफरत करना छोड़ दिया था। जानते हो क्यों? बच्ची ने अपना सिर उठाया। क्योंकि पापा मम्मी से प्यार करते हैं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि पापा तुमसे प्यार करते हैं। अगर पापा नफरत करते रहते तो पापा के दिल में किसी और से प्यार करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। बच्ची ने मुझे और कसकर गले लगाया और रूंधी हुई आवाज में कहा, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पापा से प्यार करती हूं। मैंने धीरे से जवाब दिया, पापा भी। बेटा, उसके बाद के दिन शांति से बीते। मैं अभी भी वर्कशॉप में काम करता था।
हर शाम रिया को लाता और कभी कभी प्रिया स्कूल के गेट पर साथ इंतजार करती। हम हंसते और बात करते। कभी कभी हम तीनों साथ में खाना खाते, बिना किसी के अतीत का जिक्र किए। हल्की फुल्की बातचीत के बीच मैंने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की। इस तरह साल बीतते गए, सब कुछ सरल लेकिन भरा हुआ था। शायद खुशी एक पूरे परिवार के बारे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि तब होती है जब वे लोग जो कभी एक दूसरे को चोट पहुंचाते थे, बिना किसी बदले के एक साथ बैठ सकते हैं। 1 साल के अंत की दोपहर प्रिया एक छोटा सा पौधा उपहार के रूप में लाई। उसने कहा, यह स्कूल के बगीचे से है, सुंदर है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ले आई। यह पौधा बहुत मजबूत है, जितना ज्यादा सूखता है उतना ही हरा होता जाता है। मैंने पौधा लिया, उसे खिड़की के पास रखा और मुस्कुराया। इंसान की तरह? हाँ, तभी पता चलता है कि वह कितना मजबूत है जब वह कठिनाई से गुजरता है। उसने शांतिपूर्ण नजर से सिर हिलाया। मैं भी ऐसा ही सोचती हूं। भले ही देर हो गई, मुझे एक सच्ची मां बनने की इजाजत देने के लिए धन्यवाद। वह मुड़ी और चली गई। उसकी सिलुएट छोटी थी, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। मैंने उसकी पीठ को देखा। मेरा दिल अब और खाली महसूस नहीं हुआ। उस रात मैं बरामदे में बैठा, पीली रोशनी के नीचे छोटे से पौधे को देख रहा था। उसके युवा पत्ते हवा में हिल रहे थे। रिया सो चुकी थी। घर शांत था। मैंने एक कप चाय डाली और उसे पिया। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना बढ़ रही थी, एक अंत और एक शुरुआत की तरह। सभी नुकसान, विनाश और धोखा अतीत बन चुके थे। केवल वर्तमान बचा था, और यहीं पर मैंने जो मेरे पास है उसकी सराहना करना सीखा। मैं अब एक घायल आदमी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो तूफान के बाद शांति ढूंढना जानता था। मैंने रात के आसमान को देखा। सितारे अभी भी पुरानी यादों की तरह उज्जवल चमक रहे थे। मैं मुस्कुराया और खुद से कहा, जीवन, मुझे माफ करना सिखाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि केवल माफ करने से ही कोई सच में आजाद हो सकता है। फिर मैंने लाइट बंद की, दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चला गया। रिया नियमित सांसों के साथ गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसकी चादर ठीक की। उस छोटे से चेहरे को देखकर मेरे दिल में प्यार उमड़ आया। बाहर हवा छत पर सरसरा रही थी, पत्तों की खड़खड़ाहट पैदा कर रही थी। मेरे जीवन की सबसे शांतिपूर्ण आवाज। मेरी कहानी शायद यहीं रुकनी चाहिए। कोई दुखद अंत नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल गलतियां, सबक और एक ऐसे व्यक्ति का दिल जो यह जानने के लिए काफी मजबूत है कि तुम्हें चोट पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति पर जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे बेहतर जीना। और अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, जब तक हो सके प्यार करो। जब दिल काफी बड़ा हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि अंत में सभी तूफानों के गुजर जाने के बाद जो बचता है वह केवल शांति है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। एक साधारण आदमी की कहानी जिसने पीड़ा से उठना और खुद के लिए अपनी मानवता को बनाए रखना सीखा। अगर आप भी मानते हैं कि उदारता खोई हुई आत्माओं को बचा सकती है, तो इस कहानी को साझा करें, क्योंकि यहीं पर आंसू समझ में बदलते हैं और पुराने घाव दिल के लिए फिर से प्यार करना सीखने के लिए एक सबक बन जाते हैं।